हेलो बच्चों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे चैनल टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस में। तो बच्चों, अब आप क्लास 6th में जा चुके हैं और यहाँ आके मैथमेटिक्स पढ़ना आपने शुरू कर दी है और आपको नई नई चीजें सीखने के लिए भी मिल रही हैं। असलियत में जो मैथमेटिक्स आप सीखना स्टार्ट करते हैं वो 6th से ही स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे आपको आके 6th में कुछ नई ब्रांचेस की जो कि मैथमेटिक्स में होती हैं वो भी पता चलता है। तो ऐसी ही एक इंपॉर्टेंट ब्रांच मैथमेटिक्स की आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक इसका लेंगे, जिसको एलजेब्रा के नाम से जाना जाता है। ALGEBRA, एलजेब्रा। ठीक है, क्लास 6 की मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये प्ले करता है और यहीं से फाउंडेशन आपकी आगे बनती है। फिर आप इसको क्लास 7th में भी पढ़ते हैं, 8th में भी पढ़ते हैं, 9th 10th, और फिर आगे चल के तो ये इतना बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है एलजेब्रा कि लोग इस पे रिसर्च भी करते हैं। तो अगर आपका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है और बहुत कुछ आपको सीखना चाहते हैं तो आज से ही क्यों ना शुरुआत करी जाए एलजेब्रा की। तो एलजेब्रा होता क्या है बच्चों, सबसे पहले इसकी बात करते हैं हम। ठीक है, तो इसके लिए एक प्यारी सी डेफिनेशन आप लोगों के सामने यहाँ लिखी गई है। एक बार मैं डेफिनेशन पढ़ूंगा, फिर उसका एक एग्जाम्पल बताऊंगा और वापस लौट के फिर डेफिनेशन पढ़ूंगा और यही पूरी की पूरी प्रोसेस में थ्रू आउट द लेक्चर कंटिन्यू रखूंगा। पहले डेफिनेशन पढ़ी, एग्जाम्पल बताया, फिर वापस डेफिनेशन में आके हर एक चीज को एक्सप्लेन किया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया है? जल्दी से कॉपी पेन उठा लीजिए और मेरे साथ बैठ जाइए और लिखना शुरू करिए, नोट्स बनाने शुरू करिए अपने। हालांकि आपके पास आपकी बुक्स भी है और हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपकी बुक्स में एक्स्ट्रा दिया हो जो कि मैं शायद कवर ना करवा रहा हूं, लेकिन ऐसा बाद में आप पाएंगे नहीं, छोड़ा तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ कवर कराया है। इनफैक्ट उससे ज्यादा ही कुछ बता दिया है जो आपकी किताबों में था। बेसिक क्योंकि हमेशा सेम ही रहता है, चाहे आप किसी भी ऑथर की किताब मैथमेटिक्स की पढ़ रहे हो। ठीक है बच्चों, तो क्या है एलजेब्रा? Algebra is a fundamental branch of mathematics that uses symbols, right? Typically letters, which are called the variables, to represent unknown numbers and the quantities in the mathematical expressions and equations. तो बहुत कुछ इसमें आपको देखने के लिए मिल गया, पढ़ने के लिए मिल गया। सबसे पहले इसने ये कह दिया कि फंडामेंटल ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो कि सिंबल्स का यूज करती है। अब आप कहेंगे सिंबल, देखिए अभी इनिशियली जो सिंबल की मैं बात करूंगा वो यहाँ पे टिपिकली लेटर्स की बात करूंगा। लेटर्स आप जानते हैं, अगर आप इंग्लिश अल्फाबेट लेते हैं तो जो लेटर्स आपके पास होते हैं वो लेटर्स आपके A B C और पूरा ये कंटिन्यू होके लास्ट में XYZ तक चलते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में जनरली अलजेब्रा में इन्हीं का ही इस्तेमाल किया जाता है, इन्हीं का ही यूज किया जाता है। अब आप कहेंगे भाई अगर इनका यूज किया जा रहा है तो सर इनका यूज किस लिए किया जा रहा है? देखिए, कोई भी ऐसा नंबर जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन ना हो और वो नंबर आपने बाद में कैलकुलेट करना हो, तो उस नंबर को पहले एज्यूम करना पड़ता है या मानना पड़ता है। तो उस नंबर को मानने के लिए इन लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जनरली ABC, जैसा कि आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ेंगे आगे चल के, वहां पे बताया रहता है। XYZ, इन सबको आपका जो है लेट एज्यूम किया जाता है कि ये कोई नंबर है या ये कोई क्वांटिटी है। जैसे मैं कहूं कि किसी व्यक्ति के पास इतने ग्राम या इतने किलोग्राम ये पर्टिकुलर चीज है, तो अब वो ग्राम या किलोग्राम डिफाइन तो नहीं है, तो हम उसको मानते हैं लेट दैट पर्टिकुलर आर्टिकल जो है किसी व्यक्ति के पास, वो A ग्राम A किलोग्राम है या X किलोग्राम है, या अगर मान लीजिए वाटर है या कोई लिक्विड है तो AML है या XML है, इनको मानते हैं। ठीक है, और इनको वेरिएबल्स कहा जाता है। भाई वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है, अभी आगे डेफिनेशन में पता चलेगा। वेरिएबल्स जो होते हैं, इसके नाम से ही पता चलता है, जो वेरी करते हैं। वेरी करते हैं मतलब इनकी एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है। ठीक है, इनफैक्ट वेरिएबल्स जो है अलग अलग वैल्यूज को शो करते हैं। Right? So algebra is a fundamental branch of mathematics that uses symbols, typically letters, called variables, to represent unknown numbers, जैसा कि मैंने बता दिया, and the quantities, जैसा मैंने ये भी बता दिया, किसी unknown number को represent करने के लिए या unknown quantity को represent करने के लिए इन variables का typically letters का इस्तेमाल होता है algebra में। ठीक है,
इन द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस। अब आप कहेंगे सर ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है और मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है? तो इसमें भी मैं आपको आगे आके बताने वाला हूं कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं और इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, यहीं से एक चीज आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, अगर सपोज मैंने लिख दिया 4x+3, ऐसे लिख दिया मैंने, राइट? तो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बच्चों। ये क्या है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक। और इस एक्सप्रेशन में जो ये x है बच्चों, ये जो x है, यही आपका क्या है? वेरिएबल है। इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि इसकी अलग अलग वैल्यू हो सकती है। और इधर देखेंगे अलजेब्रा में, इन वेरिएबल्स का एक दूसरा नाम भी होता है, जिनको लिटरल्स या लिटरल नंबर भी कहा जाता है। ठीक हो गया? इसके बाद आप देखेंगे कि और क्या है इसमें। देखो, एक ये 3 है भाई, 3 की वैल्यू तो चेंज नहीं हो सकती कभी भी, तो 3 कांस्टेंट होता है हमेशा। ऐसी 3 नहीं बच्चों, कोई भी नंबर जो है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, फिक्स्ड ही है, वो कांस्टेंट कहलाता है। ठीक इसी तरीके से ये 4 भी आपका एक कांस्टेंट ही है। तो आपके इस एक्सप्रेशन में क्या आ गया? देखिए, एक तो वेरिएबल आ गया जिसको लिटरल भी कहा जाता है, और उसके बाद आपके दो 4 और 3 दो कांस्टेंट भी आ गए। तो फिर आप कहेंगे सर ये बीच में ये प्लस का साइन भी तो लगा है। ये जो प्लस का साइन है बच्चों, इस प्लस के साइन को बोलते हैं ऑपरेशन। ये ऑपरेशन है। ठीक है? तो कहेंगे अच्छा प्लस का साइन ऑपरेशन है, तो सर माइनस क्या हुआ? मैं कहूंगा भाई माइनस भी ऑपरेशन है। फिर आप कहेंगे मल्टीप्लीकेशन क्या हुआ? अरे मैं कहूंगा भाई वो भी ऑपरेशन है। फिर आप कहेंगे डिवाइड क्या हुआ? वो भी ऑपरेशन है। ये सब ऑपरेशंस कहलाते हैं। तो बेसिकली जो आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, उसमें वेरिएबल, मैथमेटिकल ऑपरेशन और कांस्टेंट रहते हैं। ठीक हो गया? फिर आप कहेंगे सर ये एक्सप्रेशन हो गया, तो फिर इक्वेशन क्या हो गई? तो मैं कहूंगा बच्चों, इक्वेशन में क्या हो जाएगा कि दो एक्सप्रेशन हमारे पास होंगे, राइट? हमारे पास क्या होंगे? दो एक्सप्रेशन होंगे, और उन दोनों एक्सप्रेशन को अगर हम इक्वल के साइन से क्या कहेंगे, सेपरेट कर देंगे, तो ये आपका कहलाएगा कि ये इक्वेशन आपकी आ गई है। तो कोई भी इक्वेशन आप लिख सकते हैं, और उसमें अगर बीच में आपको साइन मिलता है इक्वेशन का, तो वो आपका इक्वल का साइन मिलता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? इक्वेशन कहलाता है। तो आप कहेंगे सर कोई एक इक्वेशन लिख के तो बता दीजिए। तो मैं कहूंगा चलो बच्चों, आप इतना कह रहे हो तो मैं लिख देता हूं। तो देखिए ये मैंने क्या लिखा, x+2y=8। मान लीजिए मैंने ये लिख दिया। ठीक है? इसका क्या मतलब है? तो देखो फिर मैं आपसे क्या कहूंगा बच्चों, ये x मेरे पास वेरिएबल या लिटरल है। ठीक इसी तरीके से ये y भी वेरिएबल या लिटरल है, और ये 2 यहां पर कांस्टेंट है, और इनके बीच में प्लस का साइन लगा है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे इंटायर पार्ट है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। क्या है बच्चों? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। फिर मैं कहूंगा राइट हैंड साइड पे आ जाओ, जहां पे 8 लिखा है, तो बच्चों ये भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो आप कहेंगे सर एक्सप्रेशन है, इसमें वेरिएबल तो है नहीं, इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस भी नहीं है। तो मैं कहूंगा बच्चों जरूरी नहीं है कि इसमें आपके वेरिएबल नजर आए या आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन नजर आए। वो नजर आ भी सकते हैं और नजर नहीं भी आ सकते हैं। दैट मीन दे मे बी प्रेजेंट इन एनी एक्सप्रेशन, एंड दे मे नॉट बी प्रेजेंट इन एनी एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है इस एक्सप्रेशन में, जबकि यहाँ पे लिटरल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशन दोनों ही है। और इनके बीच में जब मैं इक्वालिटी का साइन, इक्वल का साइन दे दूंगा बच्चों, तो इसको कहा जाएगा इक्वेशन। तो चीज क्लियर हो गई बच्चों आपको? ये जो एक्सप्रेशंस हैं, वो एक्सप्रेशन ये वाला पूरा का पूरा पार्ट है, और इसमें इधर देखें तो ये 8 एक्सप्रेशन है, और साथ ही साथ आपका ये x+2y भी एक्सप्रेशन है। लेकिन ये पूरा का पूरा x+2y=8 जो है, ये अपने आप में एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। तो आई होप कि अब आपको चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई हैं। तो बस अगर आपको ये समझ में आ गया है, तो आगे हमने यही तो कंटिन्यू करना है। अब आ जाते हैं वेरिएबल्स में। तो वेरिएबल मैंने पहले ही आपको बता दिया। देखिए क्या कहता है, सिंबल्स लाइक ए बी सी एक्स वाई जेड। भाई और कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि यही ले। ठीक है? सिंबल्स लाइक ए बी सी एक्स वाई जेड दैट रिप्रेजेंट्स क्वांटिटीज
दैट कैन टेक ऑन डिफरेंट वैल्यूज, यही तो बताया मैंने, जो अलग अलग वैल्यूज ले सकती हैं, इनको वेरिएबल्स कहा जाता है। देयर वैल्यूज आर नॉट फिक्स्ड, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है विद इन अ गिवन प्रॉब्लम। अब लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि जो प्रॉब्लम आपको दे रखी है, उस प्रॉब्लम के अंदर इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। अगर आप किन्हीं दो अलग अलग प्रॉब्लम्स की बात करेंगे तो ये वैल्यू सेम भी आ सकती है, लेकिन अगर एक प्रॉब्लम के अंदर इनकी वैल्यू सेम नहीं आ रही है इन ए बी सी एक्स वाई जेड की, तो ये वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है, और ये गिवन अ प्रॉब्लम या गिवन अ एक्सप्रेशन में हो सकते हैं। प्रॉब्लम का मतलब इक्वेशन और एक्सप्रेशन। तो सिंबल्स लाइक ए बी सी एक्स वाई जेड that represent quantities that can take on different values, their values are not fixed within a given problem or expression। इतनी बात समझ में आई बच्चों? मेरे हिसाब से आनी चाहिए, इसमें कोई समस्या आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इनके कुछ एग्जाम्पल्स की भी बात करी जाए तो हम पीछे नहीं हटेंगे बच्चों, हम आगे चलते हैं। राइट, अब देखो बच्चों ये है, यहाँ पे हमने क्या कर रखा, तो जैसे एक क्यूब ले रखा है बच्चों, ये एक क्यूब है, ठीक है, और इस क्यूब में ये इसकी हाइट है जिसको ए से रिप्रेजेंट किया गया, थोड़ा छोटा हो रहा है ये, तो छोटा हो रहा है तो चलो मैं आपके लिए दोबारा इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। एक क्यूब बना देते हैं, थोड़ा बड़ा बना लेंगे, चलिए ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। एक इस तरीके से स्क्वायर बनाया आपने, इसके सेंटर से फिर एक लाइन ऐसे खींच दी। सीख भी लीजिए बच्चों, ये सब चीजें आपने सीखनी है, क्योंकि मैथमेटिक्स में जब मेंसुरेशन पढ़ेंगे या ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो ये सब चीजें काम आने वाली हैं। तो इसको इधर मैच करा दीजिए बच्चों, इसको इधर मैच करा दीजिए, इसको इधर मैच करा दीजिए, इसको इधर मैच करा दीजिए। तो बच्चों ये बन गया आपका क्यूब। तो इस क्यूब में बच्चों अगर आप देखोगे, ये वाला जो पार्ट होता है, ये इसकी हाइट कहलाती है, जिसको मैं ए बोल देता हूं सपोज, ठीक है। और सपोज ये इसकी जो है विड्थ कहलाती है, ठीक है। और ये वाला जो ए है, सपोज ये इसकी लेंथ कहलाता है। तो आप कहेंगे सर कहां से कहां तक हो रहा, तो मैं कह दूंगा बच्चों देखो ये लेंथ है इसकी, सॉरी डायग्राम अच्छा बनना चाहिए, तो मैं कहूंगा बच्चों देखो ये इसकी लेंथ है यहां से यहां तक। आप इसमें चाहें तो ऐसे एरो दे सकते हैं, ये इसकी लेंथ हो जाएगी। फिर मैं कहूंगा ये, आप कहेंगे सर ये क्या है, तो मैं कहूंगा चलो बच्चों ये इसकी विड्थ हो गई, ठीक है, ये इसकी विड्थ हो जाएगी, और ये इसकी हाइट हो जाएगी, राइट। लेकिन आपको पता है क्योंकि ये लेंथ है तो इन सब की कोई ना कोई यूनिट जरूर होगी। अब आप इसमें देखो, अगर मैं कहूं कि मुझे भाई ये जो टोटल क्यूब है, इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया मैं निकालूंगा, तो यहां पे मैं टोटल सरफेस एरिया को बच्चों टी ऐसे लिख देता हूं। तो ये टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है बच्चों, वो होता है 6a²। अब कैसे होता है, क्या होता है, ये आप आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, सिर्फ इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखते हैं, ठीक है, अब क्या है ये बच्चों, एक्सप्रेशन नहीं, ये इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि ये टोटल सरफेस एरिया है, और यहां पर आप देख, इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा जब सॉल्व करके निकालेंगे, ठीक है। और ये इसका दूसरा एक्सप्रेशन है, जिसमें क्या है, 6 आपका कांस्टेंट है, इसको क्योंकि इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, और साथ ही साथ आप देखेंगे ये ए जो है आपका वेरिएबल है। आप कहेंगे सर ये कैसे वेरिएबल हो गया, तो मैं कहूंगा बच्चों बिल्कुल वेरिएबल है। अगर ये क्यूब इतना बड़ा है तो ये लेंथ आपकी अलग अलग होंगी, लेंथ हाइट और विड्थ इसकी। अगर मैं इसको इतना छोटा बना दूं तो ये और कम हो जाएंगी, तो ए की वैल्यू तो कम होती जा रही ना। ऐसे ही कितना बड़ा बना लीजिए तो ए की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, छोटा बना लीजिए तो ए की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ऐसे कोई भी वैल्यू आप इसमें ले सकते हैं, मतलब इस प्रॉब्लम में इस ए की वैल्यू फिक्स नहीं है, ये कोई भी वैल्यू ले सकती है, और इसके हिसाब से कोई भी इसके जो टोटल सरफेस एरिया है वो आ सकता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, और ये जो वेरिएबल होता है यही डिसाइड करता है कि टोटल जो, चाहे आप किसी यहाँ सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, कहीं अगर आप वॉल्यूम भी निकाल रहे होंगे, जैसे आप सर्किल ले लेते हैं, सर्किल का अगर आप देखेंगे बच्चों, आपने एक फॉर एग्जांपल सर्किल ना लेके सपोज स्फेयर ले लिया, तो स्फेयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है πr², कहीं पे है, यस। ये देखो बच्चों ये स्फेयर है, एक गोला बना दिया हमने, 3D होता है। इसका जो सरफेस एरिया है पाई आई 4πr² है। जहां पे जैसे मान लीजिए मैं ऐसे बना देता हूं, एक स्फेयर बनाने की कोशिश करते हैं, ये स्फेयर है सपोज। तो आप कहेंगे सर स्फेयर का है, सर्किल है,
मैं कहूंगा यार 2D में, क्योंकि ये जो हमारा है राइटिंग पैड, इसकी जो स्क्रीन है ये 2 डायमेंशनल है, तो इसमें 3 डायमेंशनल दिखाना मुश्किल होता है, बट आप इसको मान लीजिए सर्किल है। तो अब आप पूछेंगे भाई सर्किल है तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है? तो सरफेस एरिया कैसे पता चलेगा भाई? इसके अंदर पूरा टोटल सरफेस एरिया, अब ये 3D होगा, जैसे एक बॉल होती है, आप एक बॉल समझ लीजिए, उस टोटल बॉल का सरफेस एरिया अगर आपने निकालना है टोटल, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। 4 जहां पे कांस्टेंट होता है बच्चों, पाई फिलहाल के लिए जान लीजिए कांस्टेंट नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इसको भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। और आर यहाँ पे आपका वेरिएबल है जो कि रेडियस होती है। अब इस आर की वैल्यू को अगर आप चेंज करेंगे, तो जो आपकी बॉल का साइज है, जो स्फेयर का साइज है, वो छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ये 2 एग्जाम्पल आपको वेरिएबल के लिए समझाने के लिए काफी है। बाकी आप इन फॉर्मूलेस को भी देख सकते हैं, हालांकि इनकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि ये टिपिकल शेप्स तो अभी आप नहीं पढ़ने वाले हैं। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं बैक जाता हूं, तो मैंने वेरिएबल्स भी आपको क्लियर बता दिया। यहाँ पे रेडियस की बात मैंने कर दी, और यहाँ पे मैंने इनके लेंथ, हाइट और विड्थ की भी बात कर दी। ये सब वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं आगे चलता हूं बच्चों। लिटरल्स या लिटरल नंबर्स ये क्या होते हैं? दे आर ऑल्सो द लेटर्स, ये भी लेटर्स हैं। कौन से लेटर्स हैं बच्चों? अभी मैंने बताया था, या सिंबल्स हैं, या तो ए बी सी कुछ हो सकते हैं, या एक्स वाई जेड हो सकते हैं। फिलहाल सिक्स्थ के स्टैंडर्ड से इतना ही। सिंबल्स भी होते हैं, कई बार अल्फा बीटा इस तरीके की चीजें भी लेते हैं, ठीक है, बट वो आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। विच आर यूज टू रिप्रेजेंट और रिप्लेस नंबर्स, जनरली ये क्या करते हैं, किन्हीं नंबर की जगह इनको लिखा जाता है। अभी जब हम आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये चीजें आपके समझ में आएंगी, अच्छा अच्छा इसकी जगह ये लिखा जा रहा, इसकी जगह ये लिखा जा रहा, ठीक है। इन एलजेब्रा, जब आप एलजेब्रा पढ़ते हैं, तो वेरिएबल्स आर अ टाइप ऑफ लिटरल्स। तो यहां पे अभी बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि जो वेरिएबल्स हैं उनको ही लिटरल्स या लिटरल नंबर्स कहा जाता है, दैट्स ऑल। कांस्टेंट की बात हो गई। फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज, ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जो चेंज नहीं होती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया इससे पीछे जाके। जैसे आप देखें, ये 6 आपका एक कांस्टेंट है, और यहां पे आपका 4 एक कांस्टेंट है, ठीक है। और ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए एक नंबर 2 ले लिया, ये भी एक कांस्टेंट है। इसके बाद एक्सप्रेशन की बात आती है। एक्सप्रेशन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो मैंने क्या लिखा था देखिए, सपोज मैं एक इक्वेशन लिख देता हूं, 5a+b, ये लिख दिया मैंने सपोज। तो ये एक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक वेरिएबल a है, दूसरा वेरिएबल b है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। 5 एक कांस्टेंट है, ठीक है। और ये जो प्लस का साइन लगा है बच्चों, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ये मैंने इससे पहले आपको बता दिया है। इसके बाद आती है इक्वेशन। सर इक्वेशन क्या होती है? तो मैं कहूंगा भैया अभी तो बात हुई थी इक्वेशन की। सपोज मैंने लिख दिया 2x+4 = 8, तो ये एक्स आपकी इक्वेशन हो गई। आप मैं कहूंगा कैसे? देखो ये कांस्टेंट है राइट हैंड साइड, और ये लेफ्ट हैंड साइड है जहां पे आपके 2 और 4 कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, प्लस जो है वो ऑपरेशन है, ठीक है। और इन दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया इक्वल के साइन से। इक्वल से साइन से सेपरेट करने का मतलब अब ये आपके एक इक्वेशन बन गई है। और किसी भी इक्वेशन में हमेशा हमेशा और हमेशा लेफ्ट हैंड साइड भी होती है और राइट हैंड साइड भी होती है। कई बार ये बराबर भी होती है, कई बार ये बराबर नहीं भी होती है। तो अगर इक्वल का साइन लगा है, तो ये इक्वालिटी का साइन है, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कई बार ये इक्वल का साइन लगाकर ये ना बन के इनइक्वालिटी का साइन लगा है, ठीक है, तो ये बराबर नहीं होती है, ठीक है। उस केस में इसको इक्वेशन नहीं कहा जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कई बार लोग बोल भी देते हैं, लेकिन नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद ऑपरेशंस आते हैं। द बेसिक एरिथमेटिक ऑपरेशंस, जैसा मैंने बताया, एडिशन कर लीजिए या डिवीजन कर लीजिए, ठीक है, या सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, एक्सपोनेंशिएशन कर लीजिए। ये सब फंडामेंटल होते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशंस को मैनिपुलेट करने के लिए। तो आप कहेंगे सर ये मैनिपुलेशन समझ में नहीं आया। मैनिपुलेशन का मतलब है कि अपनी मर्जी के हिसाब से इनको इधर उधर रीअरेंज करना,
ताकि हम अपने आंसर तक पहुंच जाएं। इसीलिए मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स जो होती है बच्चों, इसमें आपकी सोच और जो आपकी एबिलिटी है चीजों को समझने की, ये बहुत मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली और उस फॉर्मूला, मान लीजिए एक फॉर्मूला लगाया, एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, तो जिस मेथड से वो प्रॉब्लम सॉल्व करी है, सारी की सारी प्रॉब्लम उस मेथड से सॉल्व नहीं होंगी। फॉर्मूला वही लगेगा लेकिन मेथड डिफरेंट होगा। यहाँ आपकी सोच पे निर्भर करता है। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर थॉट्स, आप कैसे सोच सकते हैं। तो ऑपरेशन क्या है? द बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, multiplication, division, and exponentiation are fundamental to manipulating the algebraic expressions. आप कहेंगे सर ये एक्सपोनेंशिएशन समझ में नहीं आया, ये क्या होता है? तो मैं कहूंगा भैया एक्सपोनेंशिएशन समझ में नहीं आया तो आप सिंपल एक चीज समझ लो कि अगर मेरे पास 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 आता है। इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके अगर मैं इसको 2 की पावर 2 कर दूं, ठीक है, तो ये आपका जो नीचे वाला 2 है बच्चों, ये तो कहलाता है बेस, याद रखिए। और ये जो ऊपर वाला जो पावर लगाई है, ये क्या कहला जाता है? ये कहलाता है एक्सपोनेंट। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। तो आप कहेंगे अच्छा दोनों एक से होते हैं? मैं कहूंगा नहीं नहीं भैया, एक से बिल्कुल नहीं होते हैं। मैं इसको 2 टू द पावर 3 भी लिख सकता हूं, ठीक है, या मैं इसको 2 टू द पावर 4 भी लिख सकता हूं। तो यहां पे आप देखेंगे जो बेस है दोनों में वो तो 2 ही है। 2 क्या है इन दोनों में? बेस है। लेकिन इनके एक्सपोनेंट अलग है। एक का एक्सपोनेंट 3 है और एक का एक्सपोनेंट आपका 4 है। तो एक्सपोनेंट का मतलब है जो ऊपर आपका सब सुपरस्क्रिप्ट के फॉर्म में जनरली बाद में किसी नंबर के लिखा जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो जितने मैथमेटिक्स के ऑपरेशन प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन होते हैं, ये सारे ऑपरेशंस हैं और ये लिटरल्स में भी काम करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद बात आती है एडिशन ऑफ लिटरल्स। हमने क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे? एडिशन ऑफ लिटरल्स। तो अब लिटरल्स को ऐड करना है। तो मैं कहूंगा भैया इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, आप लिटरल्स को ऐड कर लीजिए। मान लीजिए मेरे पास एक लिटरल है x, दूसरा लिटरल है y, तो मैं इसको ऐड कर सकता हूं, x प्लस वाई लिख सकता हूं। इसमें क्या समस्या है किसी को? जरूरी नहीं कि मेरे पास आपके दो ही हों, मेरे पास x और y भी हो सकता है और तीसरा लिटरल इसमें मेरे पास z भी हो सकता है। ठीक है, तो लिटरल्स का एडिशन कर लिया मैंने। अब अगर मेरे को x की वैल्यू मिल जाए, y की वैल्यू मिल जाए, तो मेरे को टोटल आंसर मिल जाएगा। तो ये ठीक वैसा ही तो है बच्चों, जैसे 2 प्लस 3 को मैंने ऐड कर दिया, कर सकते हैं, 5 मिल जाता है। ऐसे ही x प्लस वाई को अगर मैं दोनों को x और y को ऐड कर दूं, तो मुझे एक कोई वैल्यू मिलेगी ना। अभी तो वो वैल्यू मुझे नहीं पता है, क्यों? क्योंकि मुझे x और y ही नहीं पता है। अगर किसी तरीके से ये पता चल जाए, मान लीजिए x 2 था और y 3 था, तब तो यही वैल्यू मिल जाएगी मुझे। तो लिटरल्स को ऐसे ऐड किया जा सकता है। याद रखिएगा, जितने वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स का एडिशन किया जा सकता है और इनको लिटरल्स या लिटरल नंबर्स भी कहा जाता है, इनका एडिशन भी किया जा सकता है। तो अब आप कहेंगे कि सर कुछ और एक आध एग्जाम्पल हो जाए तो मजा आए। तो चलो मैं जैसे एक आध एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं। सपोज आपका लिखा है, कहीं पर ऐसे लिखा है, सपोज कहीं पे किसी ने लिख दिया सम ऑफ लिटरल x एंड 9। तो लिटरल x को 9 से ऐड करना है। तो भाई मैं कहूंगा क्या परेशानी है, लिटरल x लिख लिया, इसमें 9 ऐड कर दिया, दैट्स ऑल। ये मेरा एक एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से एडिशन किए जा सकते हैं इसमें। अब बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ, ये देखिए इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको समझ लीजिए क्योंकि ये पीछा नहीं छोड़ेगा। 11th में, 9th, इसको आगे चल के 11th में भी पढ़ोगे, 9th में भी पढ़ोगे, हर जगह पढ़ोगे। आगे फिजिक्स पढ़ोगे तो फिजिक्स में जब एडवांस चीजें पढ़ोगे तो वहां पर भी ये सब चीजें आएंगी, प्रॉपर्टीज जितनी एडिशंस वगैरह की होती हैं। और या केमिस्ट्री में ग्रुप थ्योरी पढ़ोगे, वहां पर भी ये सब चीजें आएंगी। तो अभी से इसको बिल्कुल रट डालो कि आखिर ये होती क्या है और इसको समझ डालो। समझ लोगे तो मजा आ जाएगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस ऑफ लिटरल्स, बेसिकली एडिशन ऑफ लिटरल्स ओबे ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स। मतलब जो नंबर्स को जोड़ने में सारी की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, लिटरल्स भी उनको फॉलो करते हैं। ये तो ही डेफिनेशन की बात। तो आप कहेंगे सर ये मजा नहीं आया समझ में, ये होती क्या है? तो मैं कहूंगा भैया पहला ऐसा जो जो नंबर, जो आप जो भी नंबर हैं आपके,
1 से लेके इन्फिनिटी तक, वो एक पर्टिकुलर रूल फॉलो करते हैं जो कि एडिशन में लगता है, वो लिटरल भी फॉलो करेंगे। ऐसा ही एक रूल होता है कम्यूटेटिविटी। तो इसको बोलते हैं कि ये कम्यूटेटिव है, कम्यूट कर रहे हैं, कम्यूटेटिविटी या कम्यूट कर रहे हैं या कम्यूटेटिव है। तो आप कहेंगे सर समझाइए तो जरा ये कम्यूटेटिव होता क्या है? तो बच्चों जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है ना कि पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ेंगे हर चीज की, फिर एग्जांपल बताएंगे, वापस लौट के डेफिनेशन में आएंगे, तो वही चीज मैं करने वाला हूं। तो पहले कम्यूटेटिविटी की मैं डेफिनेशन पढ़ता हूं, ठीक है? कम्यूटेटिविटी स्टेट्स दैट the change in the order of the two numbers in an addition or multiplication operation does not change the sum of the product। पढ़ लिया? ये बताना चाह रहा है आपको कि कोई दो नंबर हैं, अगर मैं उनको आपस में ऐड करूं तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले मैं कौन सा नंबर ऐड कर रहा हूं और बाद में कौन सा कर रहा हूं, रिजल्ट सेम रहते हैं। मल्टीप्लीकेशन में भी यही रहता है, मतलब ऑर्डर अगर नंबर का चेंज कर दें तो एडिशन कर रहे हैं तो सम चेंज नहीं होगा, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। वो कहेंगे सर ये क्या उलझा रहे हैं? मैं कहूंगा नहीं नहीं उलझो नहीं, डेफिनेशन अभी समझ में नहीं आ रही तो सीधे सीधे एग्जांपल देखो। पहले मैं नंबर से कहूंगा इसको। मैंने क्या करा बच्चों, 2 लिखा और इस 2 में 3 ऐड कर दिया, ठीक है? तो मेरा रिजल्ट कितना आया? 5 आया। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, ये देखिए ये मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस का है और ये आपका कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अब ये कम्यूटेटिविटी का मतलब क्या है, कम्यूट करने का मतलब क्या है? मैं इनका ऑर्डर चेंज कर देता हूं। मतलब पहले जैसे मैंने 2 लिखा था, अब मैं 3 लिख देता हूं और उसके बाद में लिख देता हूं 2, ऐड करता हूं, तब भी मेरा क्या आएगा बच्चों? 5 आएगा। बस यही है कम्यूटेटिविटी जो कि मैथमेटिक्स में फॉलो होती है एडिशन में, और जब मैथमेटिक्स में फॉलो होगी नंबर्स के लिए तो लिटरल्स के लिए भी होगी। तो यहां से इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप देखो बच्चों, तो यहां पे ये वाला जो है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड है, राइट, और ये वाला राइट हैंड साइड है। तो आप देखेंगे यहां पे कि राइट हैंड साइड दोनों की बराबर है। इक्वेशन इक्वेशन मान लीजिए कि इनकी अगर मैं नंबरिंग भी कर दूं, इसको मैं कह दूं ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है बच्चों, ठीक है? तो क्या है, इनकी राइट हैंड साइड बराबर है ना, 5 5। ऐसा जब भी होगा इक्वेशंस में, राइट, इक्वल का साइन होना चाहिए। अगर एक साइड बराबर होगी तो उनकी दूसरी साइड भी हमेशा बराबर होती है। दैट मीन 5 5 अगर बराबर है, अभी राइट वाली है, लेकिन कई बार लेफ्ट वाली बराबर होती है तो राइट वाली को भी बराबर करना पड़ता है, ठीक है? और अगर राइट वाली बराबर है तो लेफ्ट वाली भी बराबर करनी पड़ती है, या वो होती ही है। तो अब हम इस इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड बराबर है, तो मैं यहां लिख सकता हूं, देखिए, सिंस RHS ऑफ 1 एंड 2 आर इक्वल, देयरफॉर उनका LHS भी बराबर होगा, मतलब 2 + 3 इक्वल्स टू 3 + 2। कोई प्रॉब्लम है? बस यही यही होता है बच्चों कम्यूटेटिव नेचर। तो आप कहेंगे अच्छा सर नंबर के लिए है, तो इसको हम लिटरल्स के लिए कैसे लिखें? मैं कहूंगा भैया बहुत आसान है। मान लो मेरे पास एक लिटरल है A, दूसरा लिटरल है B, मैं इनको ऐड कर रहा हूं, तो अगर जो भी इनका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट बी को ए से ऐड करने पे भी आएगा। मतलब मान लीजिए कि अगर इनका दोनों का रिजल्ट 10 है फॉर एग्जांपल, तो इन दोनों का रिजल्ट भी 10 ही आएगा, ठीक है, अगर ए और बी की वैल्यू दी है। तो ऑर्डर चेंज करने से लिटरल का सम में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, यही कम्यूटेटिविटी है। और ये बिल्कुल फॉलो होगी किसमें? मल्टीप्लीकेशन में भी। आप कहेंगे सर मल्टीप्लीकेशन में कैसे फॉलो होगी, जरा बता दो। तो मैं कहूंगा लो यार चलो इतनी क्या परेशानी करनी है। तो यहां मैं क्या लिखता हूं, सपोज मेरे पास है 4, 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ गया? 12। अब मैं 4 और 3 का ऑर्डर चेंज कर देता हूं, 3 को पहले लिख देता हूं, 4 को बाद में लिख देता हूं, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 12 आ जाएगा। तो ये 12 हो गया। फिर बात वही हो गई कि अगर इनकी दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है तो इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी तो बराबर होंगी। इसका मतलब क्या आ गया? 3 × 4 इक्वल्स टू 4 × 3। कैसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया आपका, ठीक है? तो ये भी कम्यूट कर रहे हैं, तो चाहे मल्टीप्लाई कर रहे हो चाहे आप सम कर रहे हो, ये कम्यूट करती है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो बच्चों? A मल्टीप्लाइड बाई बी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाइड बाई ए। बस यही कम्यूटेटिव नेचर है। और क्योंकि लिटरल को ए बी एक्स वाई जेड कैसे भी लिखा सकते हैं, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो बच्चों, x + y इक्वल्स टू y + x। ऐसे यहां पर भी आप कर सकते हो, a मल्टीप्लाइड बाई बी
इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाइड बाई ए। जनरली मैथमेटिक्स में, अलजेब्रा में जब करते हैं ना, जब भी आप इसको खुद भी करेंगे अपनी नोटबुक वगैरह में, तो ये मल्टीप्लाई का साइन इसमें छुपा दिया जाता है। दो किन्हीं भी दो वेरिएबल्स के बीच में अगर कोई नंबर लिटरल्स के बीच में कोई ऑपरेशन नहीं दिया हुआ है और ऐसे लिखें, तो उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। लिखते इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक्स के साथ कंफ्यूज कर देता है, और एक्स बहुत फ्रीक्वेंटली जो है अलजेब्रा में इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गई बच्चों बात? आप समझ में आ गई तो वापस आऊं डेफिनेशन में। कम्यूटेटिविटी स्टेट्स दैट द चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द टू नंबर्स, जैसे हमने दो नंबर्स के ऑर्डर चेंज करे, चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द टू नंबर्स इन एन एडिशन, चाहे हम ऐड कर रहे हो, और मल्टीप्लीकेशन चाहे हम मल्टीप्लाई कर रहे हो, डज नॉट चेंज द सम, अगर एडिशन कर रहे हैं तो सम को चेंज नहीं करेगा, और द प्रोडक्ट, अगर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो फिर प्रोडक्ट को चेंज नहीं करेगा। यही होता है बच्चों कम्यूट करना, और हमेशा लिटरल्स कम्यूट करते हैं। तो ये है एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और याद रखो बच्चों, ये एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में ही लगती है, माइनस में और डिवाइड में नहीं लगती है। सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं करेगी, वहां ये नहीं लगेगी। आई होप समझ में आ गया बच्चों। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी भी आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए, ये भी आपके काम आ सकती है। बहुत आ सकती है क्या, आती ही है। तो वही पहला नियम कि पहले मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ूं। दो डेफिनेशन मेरे पास है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सम बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी का मतलब दो ऑपरेशंस जहां पे करने होते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सम बाइनरी ऑपरेशंस, दैट इज rearranging the parenthesis in an expression will not change the result। parenthesis का मतलब होता है स्मॉल वाला ब्रैकेट। तो अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ बाइनरी ऑपरेशन मैंने करने हैं, और वहां पे ब्रैकेट्स के अंदर मैंने कुछ लिटरल रख रखे हैं, तो कई बार मैं ब्रैकेट्स को एक साथ रखता हूं, कई बार अलग अलग रखता हूं एक्सप्रेशन में, इससे मेरा रिजल्ट चेंज नहीं होता। पहली डेफिनेशन तो ये आ गई। दूसरी डेफिनेशन, व्हेन एडिंग और मल्टीप्लाइंग थ्री और मोर नंबर्स, दो, तीन या तीन से ज्यादा नंबर को चाहे आप ऐड कर रहे हो चाहे मल्टीप्लाई कर रहे हो, द वे द नंबर्स आर ग्रुप्ड डज नॉट चेंज द फाइनल सम और द प्रोडक्ट। नंबर को कैसे भी रखा जाए, इससे आपका ग्रुपिंग कैसे भी करी जाए, इससे आपका रिजल्ट चेंज नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिविटी। बाइनरी ऑपरेशंस में लगेगी, ध्यान रखिएगा बच्चों। और इसमें आपको एटलीस्ट तीन या तीन से ज्यादा लिटरल्स चाहिए होंगे, तीन या तीन से ज्यादा नंबर चाहिए होंगे। तो फिर आप कहेंगे सर जरा बता दो, एक बार इसको समझा दो तो समझ में आ जाएंगे, तब हमको जरा थोड़ा सा मजा आएगा। ठीक है, तो अब इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज सपोज मेरे पास है 2, 7 एंड 1, ये है। अब मैं इसको एडिशन करना चाह रहा हूं, तो मैं 2 और 7 को एक साथ रखता हूं ब्रैकेट में, ये रख दिया बच्चों, और 1 को रखता हूं अलग, ऐसे। तो क्या रिजल्ट आएगा बच्चों, 10 रिजल्ट आएगा। पहले 7 और 2 ऐड होंगे, ब्रैकेट वाले पहले अंदर ऐड होते हैं, और 9 हो जाएगा। 9 के बाद 1 यहां आप जोड़ जोड़ देंगे, इसमें सम कर देंगे तो 10 हो जाएगा। अब एसोसिएटिविटी का मतलब क्या है कि अब मैं ग्रुपिंग चेंज कर दे रहा हूं। अब की बार मैं क्या करता हूं, 2 को ऐसे ही छोड़ देता हूं, ग्रुपिंग 7 और 1 की कर देता हूं, ऐसे कर दी। तो अब 7 और 1 को ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, 8। 8 में 2 ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, 10। तो रिजल्ट अभी भी क्या आया, 10 आया। इसी को बोलते हैं बच्चों एसोसिएटिविटी। तो जब इसको नंबर्स फॉलो करते हैं, तो नंबर्स के साथ साथ इनको कौन फॉलो करेगा बच्चों। अब आप देखिए, ये इनकी राइट हैंड साइड है, ध्यान से समझिए। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड्स हैं। राइट हैंड साइड में दोनों 10 10 है, ये बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इनकी इक्वल होंगी। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 2 प्लस 7 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 प्लस 7 प्लस 1। ये आपका एसोसिएटिविटी होती है। ठीक। अब मान लीजिए ऐसे ही आपके पास तीन लिटरल थे, कौन से, सपोज ए, बी, सी। इनमें मैं एडिशन कर रहा हूं तो एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी इसमें हमेशा। कैसे, ए को बी से ऐड करो, ए ग्रुप में रख दो, और बाद में इनका सम जो है सी में ऐड कर दो, तो ये बराबर किसके होगा, ए को अलग रख दो, और ग्रुपिंग अब की बार कर दो बी और सी की, इस तरीके से करके जो मैं आपको बता रहा हूं।
तो इससे भी क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो एसोसिएटिविटी है बच्चों, ये होल्ड कर रही है। ये लिटरल्स के केस में भी होल्ड करती है बच्चों, और ये होल्ड करती है आपके नंबर्स के केस में भी। समझ में आया? नंबर्स के केस से मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया, लिटरल के केस में मैंने लिख के बताया, और ऐसे ही फॉर्मूले हम आगे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड करेगी बच्चों। आप कहेंगे सर मल्टीप्लिकेशन में कैसे होल्ड करेगी? तो मैं कहूंगा चलो यार, जब इतनी बात हो रही है तो मल्टीप्लिकेशन से क्या दुश्मनी है, इसको मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड करके दिखा देते हैं आपको। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, मेरे पास सपोज है नंबर, सॉरी, मेरे पास सपोज है नंबर 2, 3 एंड 4। अब मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो मैं 2 को 3 के साथ एक ग्रुप बना के रखूं, और फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं, तो क्या रिजल्ट आएगा? 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। तो कितना आ गया? 2 3 जा 6 पहले आया, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो बाद में कितना आया? 24। ठीक है। अब मैं ग्रुपिंग चेंज कर देता हूं, 2 को बाहर रखता हूं, और 3 और 4 को मल्टीप्लाई करता हूं। तो बोर्ड मास के रूल के हिसाब से पहले जो ब्रैकेट होते हैं वो सॉल्व होते हैं। तो 2 को मैं ऐसे ही रखूंगा, और आपको पता है 3 4 जा होता है 12, तो यहां रखूंगा 12। रिजल्ट अभी भी कितना आएगा? 24। तो आप देख लो कि मल्टीप्लिकेशन में भी जब मैंने ग्रुपिंग चेंज कर दी, तो मेरे प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा, प्रोडक्ट मेरा सेम आया। तो ये एसोसिएटिविटी यहां पर भी होल्ड कर रही है। दैट मीन ए मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी टुगेदर विल बी इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय बी टुगेदर मल्टीप्लाइड बाय सी। दिस इज द associativity which holds in the multiplication of the literals like it holds in the multiplication of the numbers। समझ में आया बच्चों? कोई परेशानी नहीं। देखिए कितनी आसान है चीजें, लेकिन आप बेसिक समझ के चलेंगे तभी आपको आगे फायदा होगा, अदरवाइज ये चीजें बहुत परेशान करती हैं। देन देयर कम्स द आइडेंटिटी। ये तो बहुत आसान सी बात हो गई बच्चों। आइडेंटिटी का मतलब पहचान होती है आपकी ना। जैसे सपोज आप हैं, कोई भी आपका नाम हो सकता है, तो वो आप अपने साथ कैरी लेके चलते हैं, अपने साथ लेके चलते हैं कि वो आपका नाम है, आपकी पहचान है। पहचान चेंज होती नहीं। अच्छा, वो बात अलग है कि कई फिल्मों में भाई स्पाई बन रहे हो, आजकल धुरंधर का टाइम चल रहा है, तो आपको भी स्पाई बन रहे हो तो नाम चेंज करके चले जाए, वो एक अलग चीज है। बट आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। नंबर्स के केस में भी आइडेंटिटीज होती हैं। अब वो आइडेंटिटीज क्या होती हैं, इनको समझना जरूरी है। तो फिर वही नियम, पहले मैं क्या पढ़ूंगा बच्चों? डेफिनेशन। द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट, ये भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे आपका इससे पहले आपने एसोसिएटिविटी देखा, आपने कम्यूटेटिविटी देखा, ठीक है। इसके अलावा आइडेंटिटी भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट अ नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब कीप्स इट्स आइडेंटिटी, ठीक है, आफ्टर एन ऑपरेशन विद अ स्पेसिफिक आइडेंटिटी एलिमेंट। अच्छा, जहां पे आइडेंटिटी होगी ना बच्चों, वहां पे एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और इस आइडेंटिटी एलिमेंट को अगर आप ऑपरेशन करेंगे किसी नंबर पे, ऑपरेशन करने का मतलब है इस आइडेंटिटी एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस आइडेंटिटी एलिमेंट को आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इन चीजों को आप जरूर देख सकते हैं, ठीक है। या आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इसको माइनस कर सकते हैं, कुछ भी। देखिए, इससे ये मैंने क्या बताया था, कम्यूटेटिविटी जो आपकी होती है वो डिवाइड और माइनस में होल्ड नहीं करती है, ठीक है। ये मैंने अच्छी तरीके से आपको बता दिया था। लेकिन आइडेंटिटी सब केस में होल्ड करेगी। ये आपके डिवाइड में भी काम आएगी, वही वही नियम होता है मल्टीप्लाई में भी, सब्ट्रैक्शन में भी, और डिवीजन में भी, एवरीवेयर। तो आप कहेंगे सर बात तो इतनी हो गई, बता तो दो। तो मैं कहूंगा पहले डेफिनेशन पूरी होने दो भैया। तो the identity property states that a number remain unchanged, that is keeps its identity after an operation with a specific identity element. This property applies to the addition, subtraction, multiplication and division using the identity elements 0 and 1 respectively. तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है बच्चों? 0 और 1 है। तो आप कहेंगे सर ये आइडेंटिटी एलिमेंट कितने हो सकते हैं? मैं कहूंगा भैया देखो, ये डिपेंड करेगा प्रॉब्लम कैसी है। यहां हमारा काम 0 और 1 से चल जा रहा है, लेकिन एडवांस मैथमेटिक्स, एडवांस साइंस में ये आइडेंटिटी एलिमेंट कितने भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। फिलहाल आप 0 और 1 को मान के चलिए। तो आप कहेंगे जरा समझा दो एक बार, तो मैं कहूंगा बहुत बढ़िया भाई। मैं ये कहता हूं लो समझ लो, मेरे पास एक लिटरल है ए, या लिटरल एक्स है, कुछ भी मान लो। भाई ए में मैं 0 ऐड कर दूं तो क्या आएगा? ए ही आएगा।
या x जो लिटरल दूसरा था इसमें 0 ऐड कर दूं तो कितना आएगा, यही तो आएगा। आई बात समझ में? अच्छा ये नंबर के लिए भी होल्ड करेगी, कैसे? मान लो नंबर 2 था, 2 में 0 ऐड कर दूं तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। आई बात समझ में? या 5 में 0 ऐड कर दूं तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो यहां पर बच्चों जो जीरो है ना, ये जीरो जो है चाहे ऊपर लिखा हो चाहे नीचे, ये है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, ध्यान रखिएगा इस चीज को, यहां पे ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक, क्यों? क्योंकि इसके एडिशन करने से मेरी लिटरल की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आ रहा, जैसा कि मेरे नंबर की वैल्यू में भी चेंज नहीं आता है, क्योंकि बेसिकली तो मैथमेटिक्स में ये यूज होते हैं नंबर्स के लिए, बाद में हम इनको यहां पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका, एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो है, याद रखिए इसको। आप क्या बोलते हैं जीरो को, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलेंगे, इस जीरो को दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, याद रखिएगा हमेशा के लिए हो गई। अब हाँ, ये एडिटिव आइडेंटिटी ये हमेशा के लिए हो गई बच्चों। तो यहीं से फिर मैं सब्सट्रैक्टिव आइडेंटिटी की भी बात कर लेता हूं। तो भैया सब्सट्रैक्शन में भी आइडेंटिटी यही होती है। आप कहेंगे कैसे? मैं कहूंगा बाबू ऐसा करो, ए में से 0 माइनस कर दो तो क्या बचेगा, ए ही बचेगा। या सपोज चलो y था, y में से 0 माइनस कर दो तो क्या बचेगा, y ही बचेगा। ये ठीक वैसा ही है बच्चों, अगर आपके पास 3 है, 3 में से 0 माइनस कर दो तो 3 ही बचेगा। ठीक है, या आपके पास 5 है, 5 में से 0 माइनस कर दो तो 5 ही बचेगा। ठीक है, तो यहां पे भी ये जीरो जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। जीरो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। और इस समय जब माइनस कर रहे हैं तो इसी जीरो को आप बोलेंगे सबट्रैक्टिव आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी बोलोगे बच्चों, यहां लिख दूं, सबट्रैक्टिव। सबट्रैक्टिव आइडेंटिटी। तो आप कहेंगे सर अच्छा ये प्लस में और माइनस में एक ही होती है? मैं कहूंगा हाँ बच्चों, प्लस और माइनस में ये एक ही होती है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में नहीं होगी ये जीरो। याद रखिएगा, जीरो सिर्फ सबट्रैक्टिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी है, ये आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं होगी और डिवाइसिव आइडेंटिटी नहीं होगी। ठीक है, आप कहेंगे सर उलझा रहे हो, जरा समझाओ। मैं कहूंगा समझाओ तो बहुत अच्छी बात है, चलो क्यों नहीं होगी, चलो पहले यही समझा देता हूं। भैया ए है, ए को जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, और आप जानते हैं किसी भी नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट जीरो ही आता है। तो ए तो अब ए रहा नहीं, तो इसने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी ना। जबकि डेफिनेशन में क्या है, द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द नंबर रिमेन अनचेंज, मतलब ए ने अनचेंज रहना चाहिए था आफ्टर एन ऑपरेशन विद अ स्पेसिफिक आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो है, इससे ऑपरेशन करने के बाद इसने अनचेंज रहना चाहिए, लेकिन तो चेंज हो जा रहा, एक ही जगह जीरो। इसीलिए ये आपका जीरो जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है, प्लीज रिमेंबर। ऐसे ही ये डिवीजन के लिए भी नहीं होगी। तो आप कहेंगे सर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और डिवाइसिव आइडेंटिटी क्या होंगी? मैं कहूंगा चलो बच्चों क्या दिक्कत है। तो यहां से मैं पहले एग्जांपल लेता हूं। सपोज मेरे पास है 12, 12 में मैं 1 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना आएगा 12। ठीक है, ऐसे ही सपोज ए है, ए का मैं 1, ए में 1 का मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाएगा, ए ही आएगा। क्योंकि आप जानते हैं 1 का मल्टीप्लाई किसी में करिए तो वही नंबर आता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहां पर ये जो 1 है बच्चों, ये 1 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। समझ में आ गया बच्चों? क्योंकि ये आपका चेंज नहीं होने देती है। क्लियर है? ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप इसको जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर ये जीरो आ जाएगा। इसलिए जीरो जो है, जीरो इज नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जीरो नहीं है, 1 है। ठीक है बच्चों। ठीक ऐसे ही बच्चों, अगर मैं इसको दूसरी तरीके से भी आपको एक्सप्लेन करना चाहूं सपोज, तो मैं क्या करता हूं, सपोज मेरे पास है 3, आई एम सॉरी, सपोज मेरे पास है 3, राइट। इस 3 में मैं 1 का डिवाइड कर देता हूं। आपको पता है कोई भी नंबर है उसमें 1 का डिवाइड कर दो तो नंबर वही रहता है, तो 3 का 3 ही रहेगा। ठीक ऐसे ही 5 है, 5 में 1 का डिवाइड कर दो तो 5 टाइम ही जाएगा ये आपका। तो जो आपका ये 1 दिख रहा है यहां पर, ये क्या है बच्चों, ये डिवाइसिव आइडेंटिटी भी है।
डिवाइसिव आइडेंटिटी। तो अब यहां से चीज क्लियर हो गई। 0 है एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी, 1 है मल्टीप्लिकेटिव एंड डिवाइसिव आइडेंटिटी। आई होप के समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, वापस जाऊं डेफिनेशन पे जैसे मैंने वादा किया है। चलो गो बैक, अब आगे देखो। द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट अ नंबर रिमेन अनचेंज्ड, दैट इज कीप्स इट्स आइडेंटिटी आफ्टर एन ऑपरेशन विद अ स्पेसिफिक आइडेंटिटी एलिमेंट। बस यही बात थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बच्चों ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसमें हम क्या करेंगे, देखिए कि प्रॉब्लम कहती क्या है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस, ये फ्रेजेस दे रखे हैं ABCDEF। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस यूजिंग नंबर्स, लिटरल्स एंड द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ एडिशंस। ठीक है, तो यहां पे हमने एक्सप्रेशन देना है बच्चों, इक्वेशन नहीं देनी है, याद रखिएगा। हमने क्या लगाने लिखने हैं यहाँ पे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने हैं, इक्वेशन नहीं लिखनी है, याद रखिएगा। तो कैसे लिखना है, इस वाले को सॉल्व करते हैं पहले। क्या लिखा है इसने, इसने लिखा है द सम ऑफ, ध्यान से पढ़ो, द सम ऑफ x एंड 3। तो कौन सी बड़ी बात है, x+3। लो, ये एक्सप्रेशन हो गया। एक्सप्रेशन ही तो है, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स में देखेंगे तो ये 3 कांस्टेंट है, जो प्लस का साइन है ये ऑपरेशन है, x जो है वो आपका वेरिएबल है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। 3 मोर देन अ नंबर x, मतलब नंबर x से 3 बड़ा। 3 मोर देन अ नंबर x, तो नंबर है x, इससे 3 बड़ा मतलब +3। लो, क्या दिक्कत है, दोनों एक ही तो बात है। तो आप चाहे द सम ऑफ x एंड 3 कहें, या कहें 3 मोर देन अ नंबर x, ये बात भी ठीक है। अब क्योंकि ये एडिशन है बच्चों, तो ये कम्यूटेटिव भी होगा। कम्यूटेटिव होने का मतलब है कि ये 3 + x भी होगा। ये एक्स्ट्रा मैंने बताया है, आपकी बुक्स में ये नहीं दिया रहता है, आप समझे इसलिए बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, x एडेड टू द 9, x को 9 में ऐड करना है। तो मैं कहूंगा करो ना, दिक्कत क्या है, x एडेड टू द 9, क्लियर है। अब क्योंकि ये एडिशन है तो ये कम्यूट करेगा, मतलब 9 + x होगा, दोनों बात एक ही होगी। तो ये आपका देखिए, मैंने इसको यहां पे एक्सप्रेशन दे दिया, अब यहां पे मैंने इक्वेशन दे दी जो कि कम्यूट कर रही है, x+3 एंड 3 + x, x+9, 9 + x। अगला पढ़िए, इंक्रीज x बाई 4। अब ये सब एडिटिव आइडेंटिटी है बच्चों। इंक्रीज x मतलब x को बढ़ाना है बच्चों। इंक्रीज x बाई 4, कितने से बढ़ाना है, 4 से बढ़ाना है, तो 4। अब बच्चों ये बाई का मतलब आप डिवाइड मत समझिएगा, कई बार आप कहते हैं 2/3, 2/3 का मतलब होता है डिवाइड, लेकिन यहां पे उसका वो मतलब नहीं। यहां पे है इंक्रीज पे ज्यादा फोकस करिए। इंक्रीज x/3 मतलब इंक्रीज x/4 मतलब x को 4 से बढ़ा दो, तो x+4। नेक्स्ट, द सम ऑफ x एंड y एडेड टू द y 5। तो पहले सम करो x और y का और उसको 5 में ऐड कर दो। तो मैं कहूंगा क्यों नहीं भाई, दिक्कत क्या है, सम ऑफ x एंड y एक साथ रख दो, एडेड टू द 5, 5 से ऐड कर दो। तो इस तरीके से बच्चों इसको लिखा जाता है। ये एक लिखने का तरीका होता है, क्योंकि ये एडिशन है बच्चों। तो ये आपका एसोसिएटिविटी वाली जो बात आपसे हुई थी थोड़ी देर में पहले, मैंने आपको बताई थी, वो यहाँ पे होल्ड करती हुई नजर आएगी। अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x+y+5 के फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, और या फिर इसको y+x+5 के फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक, वैसे भी आ सकता है, लेकिन वेरीफाई करना जरूरी है। फिलहाल आपके लिए पहला पार्ट काफी है। ठीक, लास्ट में x एडेड टू द सम ऑफ x एंड y। ठीक है, पहले क्या था, द सम ऑफ x एंड y एडेड टू द 5। आंसर तो यही है, ये इसका आंसर नहीं है, याद रखिएगा, राइट वाला आंसर नहीं, आंसर यही है। क्योंकि ये क्या है, ये है x इज एडेड टू द सम ऑफ y+5। इसका स्टेटमेंट अलग होगा। इस देखिए, ये वाला क्या था, सम ऑफ x एंड y एडेड टू द 5। इसका हो जाएगा x इज एडेड टू द सम ऑफ y+5। ऐसे इसका बना लो, x इज एडेड टू द सम ऑफ x एंड y। तो यहां से क्या लिखोगे, x इज एडेड टू द सम ऑफ x एंड y। इस तरीके से ये
लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। अब वाई वाई दो बार नहीं आ सकता, इसको शायद लिखने में गलती हुई है, तो मैं इसको यहाँ पे 4 कर देता हूं बच्चों, ठीक है, ऐसे कर देता हूं। तो 4 अगर कर दूंगा तो अब आ जाएगा x इज एडेड टू द सम ऑफ x प्लस 4, ये लिख सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ द लिटरल्स। अच्छा, अब लिटरल्स को घटाना है, और याद रखिएगा लिटरल्स को जब आप माइनस करेंगे तो यहां पे कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी होल्ड नहीं करेगी। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि जो कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी है ये मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में होल्ड करती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं करती है। पानी भी पीना पड़ रहा है, बीच बीच में गला सूख गया है। आज दिन से ही प्यास ज्यादा लग रही है, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में लिटरल्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे, लेकिन यहाँ पे एसोसिएटिविटी और सब्ट्रैक्शन इस्तेमाल नहीं होगा। देखो, सब्ट्रैक्शन ऑफ लिटरल्स, इट शुड बी नोटेड दैट commutativity and associativity of subtraction are not true for the literals as they are not true for the numbers। तो आप कहेंगे सर मजा नहीं आया, समझाइए। तो मैं कहूंगा भाई मजा भी आएगा, बिल्कुल आएगा, बहुत मजा आएगा। 7 में से 5 माइनस करो, कितना आएगा? 5 में से 7 माइनस करो, कितना आएगा? आप कहेंगे भाई माइनस नहीं हो सकता। अरे मैं कहूंगा थोड़ा फिफ्थ की मैथमेटिक्स में जोर डाल लो, नेगेटिव नंबर्स भी तो होते हैं। तो ये कितना आ गया? -2 आ गया। अब यहां पे आप देखो, ये 2 है, ये -2 है, मतलब राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल नहीं हो सकती। दैट मीन्स 7 - 5 इज नॉट इक्वल टू द 5 - 7। तो ये यहां पे होल्ड नहीं करता हुआ नजर आएगा। जनरलाइज कर दूंगा तो a - b का रिजल्ट कभी भी b - a नहीं हो सकता। दिस इज इनइक्वालिटी, ठीक है, ये इक्वल नहीं है। इससे पहले ये इक्वालिटी का साइन था। आया समझ में? चलिए प्रॉब्लम्स देखते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस यूजिंग नंबर्स, लिटरल्स एंड द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ सब्ट्रैक्शन। क्या कहता है? पढ़ो। पहला, 5 लेस देन अ लिटरल x। तो कलर चेंज कर लेते हैं। 5 लेस देन अ लिटरल x, x में से 5 कम, x - 5, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या कहता है? डिक्रीज x बाई 7, x में से 7 कम कर दो, x - 7। तीसरा, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम x, x में से 4 घटा दो, ठीक है। अब कहता है x लेस देन द सम ऑफ x एंड 7। तो सम ऑफ x एंड 7 पे ध्यान दो, सम ऑफ x एंड 7 आ गया, ठीक है। और इसमें से आपका जो है x आपने माइनस करना है, या इसको मेरे हिसाब से एक्स लेस देन सम ऑफ वाई एंड 7 होना चाहिए। तो मैं इसको ठीक कर देता हूं बच्चों, है, यहाँ पे मैं इसको वाई कर देता हूं। तो अब मेरे को थोड़ा सा ये चेंज करना पड़ेगा। होता है बच्चों, ये टाइपोग्राफिकल एरर है, मेरे से गलती रही होगी। तो क्वेश्चन है एक्स लेस देन द सम ऑफ वाई एंड 7। तो वाई और 7 का सम करिए, ठीक है। एक्स लेस देन, राइट, कितना? एक्स लेस देन ऑफ सम, एक्स लेस देन द सम ऑफ एक्स एंड वाई। इसमें से कितना कम करना है? एक्स कम करना है, ठीक हो गया। अगला करिए, डिक्रीज द सम ऑफ एक्स एंड वाई बाई जेड। मतलब एक्स और वाई के सम को जेड क्वांटिटी से डिक्रीज कर दो, दैट मीन -z बाई जेड, डिक्रीज बाई जेड। तो जेड इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। लास्ट, ए इज डिमिनिश्ड बाई 2। अच्छा, ए जो है, अच्छा यहाँ पे मैंने कैपिटल ए लिख दिया बच्चों, बट स्मॉल होना चाहिए। ए इज डिमिनिश्ड बाई 2, मतलब ए जो है उसको छोटा कर दिया जा रहा है 2 से, तो -2, ए -2। ठीक ऐसे ही लास्ट वाला, ए इज लेस देन, ए लेस देन 4, ए लेस देन 4, 4 में से ए की कमी बच्चों। तो ये आपका एफ और जी वाले स्टेटमेंट अलग अलग है। देखिए, ये कहता है ए डिमिनिश्ड बाई 2, मतलब ए को ए में से 2 डिमिनिश कर दो। दूसरा कहता है ए लेस देन द 4, 4 में से ए कम, तो यहाँ पे 4 - ए। तो इसको आपने बार बार पढ़ के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप इसको समझ पाएंगे और कर पाएंगे, नहीं तो परेशानी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ द लिटरल्स। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द लिटरल्स, तो देखो मल्टीप्लीकेशन आप जानते हो क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है रिपीटेड एडिशन। तो आप कहेंगे सर रिपीटेड एडिशन, मैं कहूंगा हाँ भाई मल्टीप्लीकेशन है रिपीटेड एडिशन। तो आप कहेंगे समझाइए, तो मैं कहूंगा लो समझो। आपके पास 3 है,
आपके पास एक और 3 है, आपके पास एक और 3 है, आपके पास एक और 3 है, आपके पास 5 बार 3 है। इन सबको ऐड कर दीजिए तो 15 आता है। तो आप कहेंगे सर ये तो एडिशन हो गया। तो मैंने कहा भैया मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन ही तो है। तो आप कहेंगे इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे फिर हम? तो मल्टीप्लाई में आप देखो कितने टाइम्स है 3, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स है ना। तो आप क्या लिखोगे? 5 टाइम्स 3। अब 5 टाइम्स 3 का मतलब क्या है बच्चों? 5 मल्टीप्लाई 3। टाइम्स का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई होता है, और 5 3 जा क्या होता है? 15। आई बात समझ में? ठीक। ऐसे ही अगर आपके पास है ए मल्टीप्लाई ए, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है? 3 टाइम्स ए। 3 टाइम्स ए का मतलब है 3 मल्टीप्लाइड ए, दैट इज 3a। तो ये है लिटरल का मल्टीप्लीकेशन। जैसा कि लेकिन मैंने पहले बताया आपको कि एक्स इसमें से जनरली हटा दिया जाता है, क्योंकि ये लिटरल्स में हमेशा एक्स इस्तेमाल होता है ना। तो ये मल्टीप्लीकेशन का साइन जो है ये एक्स से कंफ्यूज ना करे आपको, इसलिए यहाँ पे जनरली मल्टीप्लीकेशन के साइन को लिखते नहीं है। आगे बात समझ में? और मल्टीप्लीकेशन जो लिटरल्स का होता है बच्चों, ये एडिशन की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, मैंने अभी आपको बताया था। ये एसोसिएटिविटी भी होल्ड करेगा, ये आपका आइडेंटिटी भी होल्ड करेगा, और साथ ही साथ ये आपका कम्यूटेटिविटी भी होल्ड करेगा। तीनों ये आपका मल्टीप्लीकेशन होल्ड करता है। नहीं अगर याद आ रहा है तो मैं पीछे लेके चल देता हूँ आपको भाई, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। ये देखिए, ठीक है, ये कम्यूटेटिविटी है, देखिए मल्टीप्लीकेशन में बताई थी मैंने, ये होल्ड करती है। इसके बाद आगे चलिए, एसोसिएटिविटी है, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करती है, आगे बताई होगी, ये देखिए बता रखी है, यहाँ पे होल्ड करती है। ठीक है। आइडेंटिटी की अगर आप बात करते हैं तो आइडेंटिटी में भी मैंने आपको बता रखा कि 1 के केस में ये आपका होल्ड करता है। ठीक है। आइडेंटिटी भी इनके केस में होल्ड करती है। ए को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को ए से मल्टीप्लाई करें, बात एक ही है। ठीक है। ए मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाई ए, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पे जो है होल्ड करता हुआ नजर आता है ये। आराम से इसको आप देख सकते हैं। तो 1 जहां पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपकी होती है। एक जो चीज अभी तक इसमें मुझे लगता है कहीं छूटी है, वो है, राइट, यहां से आ जाते हैं। कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है, बता दिया। एसोसिएटिविटी होल्ड करती है, ये भी बता दिया। आइडेंटिटी होल्ड करती है, ये भी बता दिया। तो चाहे तो अगर आप, मैं फटाफट जल्दी से आपके लिए लिख ही देता हूं, चलो यहाँ पर। दैट मीन ए मल्टीप्लाइड बाई बी इक्वल्स टू व्हाट आई कैन से बी मल्टीप्लाइड बाई ए, होल्ड कर रही है। एसोसिएटिविटी भी होल्ड करेगी। ए मल्टीप्लाइड बाई बी ग्रुप्ड टुगेदर, इसको सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाइड बाय द बी एंड सी, दैट इज ग्रुप टुगेदर, हो सकता है। ठीक वैसे यहां पर भी बात हो गई, आइडेंटिटी एलिमेंट ए मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाई ए, ये सब होल्ड करती है। तीसरी चीज जो निकल के आ रही है बच्चों, अब इसको समझ लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मतलब एडिशन से पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। दो तरीके की डिस्ट्रीब्यूटिविटी होती है बच्चों। जो डिस्ट्रीब्यूटिव जो होता है आपका, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी होती है, और आपकी राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी भी होती है। लेफ्ट और राइट दोनों होती है। तो आप कहेंगे सर समझा दो एक बार, मैं कहूंगा चलो चलो समझा देते हैं। मान लो मेरे पास 3 लिटरल कोई है, हाँ से, मेरे पास लिटरल ए, लिटरल बी और लिटरल सी है। हम्म। अब मैं इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूटिविटी बताऊंगा, तो देखो कैसे है ना। तो पहले सपोज मैं आपको बताता हूँ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी। दिस इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ये एक्सप्लेन करता हूं। इसका मतलब क्या है बच्चों, ए मेरे पास है, और क्योंकि मैंने इसको स्प्रेड करना है किसके ऊपर? एडिशन के ऊपर। यही तो लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, एडिशन के ऊपर लगाना है। तो ये देखिए, जो मल्टीप्लाई जिस नंबर को करना है वो लेफ्ट में है, राइट। अब मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करके? ए बी प्लस बी सी, आएगा नहीं आएगा? यही तो होता है। मैंने क्या किया, ए को बी से मल्टीप्लाई करा, ए बी, प्लस का साइन बीच में था तो प्लस लगा दिया। फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करा, तो अब मेरा आ गया ए सी। ठीक है। तो ए सी लिखना चाहिए था, गड़बड़ कर दी मैंने। चलो कोई नहीं, ठीक कर देते, गड़बड़ी तो हमारे हाथ में, दैट इज ए सी, ठीक कर लेंगे हैं। तो मैं, ये आपकी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटी है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिविटी है, क्योंकि ए आपके लेफ्ट में था और मैंने इसको अंदर ए से बी में मल्टीप्लाई करा, ए से सी में मल्टीप्लाई करा।
तो अब यहां से आप समझ जाएंगे कि यार हाँ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी भी हो सकती है। तो मैं इसको लिख देता हूं राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए सपोज मेरे पास एडिशन है बी प्लस सी का, मैं इसमें ए का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो अब की बार जिसका मल्टीप्लीकेशन करना है वो राइट हैंड साइड पे है ना, तो इसको आगे लिखेंगे तो कैसा आएगा, पहले ए का मल्टीप्लाई बी में होगा तो ए बी, प्लस फिर ए का मल्टीप्लाई सी में होगा ए सी। अब जरूरी नहीं कि मैं इसको आपका ए बी और ए सी लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों अगर मैं इसको बी ए प्लस सी ए भी लिख दूं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मल्टीप्लिकेटिव जो मल्टीप्लिकेशन जो होता है ये कम्यूटेटिविटी होल्ड करता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं ऑर्डर लिटरल्स का कैसे लिखता हूं, चेंज करता हूं या नहीं करता हूं। कि आई होप कि आपको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी और राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी में फर्क समझ में आया है, ठीक है। अब इसकी प्रॉब्लम्स देखते हैं, क्या कहता है प्रॉब्लम में, पढ़ लो अच्छी तरीके से। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस यूजिंग नंबर लिटरल्स एंड द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब इसने ये एक्सरसाइज के फॉर्म में दे दिया, अब बहुत सारी चीज हमको एक साथ करनी है, तो पढ़ते हैं और फटाफट करते हुए चलते हैं। क्या है, 5 टाइम्स एक्स, लो 5 टाइम्स एक्स मतलब 5 है, 5x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली 5 × x है। क्या है, 5 × x। तो कई बार मल्टीप्लीकेशन और x में कंफ्यूजन होता है, इसको वैसे लिख दिया इसको। दूसरा क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 7 and x, चलो प्रोडक्ट ऑफ 7 and x, दैट इज 7x, ठीक है। नेक्स्ट, मल्टीप्लाई x/7, मल्टीप्लाई x/7, तो कितना आ जाएगा, x7, ठीक है। लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान रखेंगे कि एलजेब्रा में हमेशा कांस्टेंट को पहले रखा जाता है और वेरिएबल या लिटरल को बाद में रखा जाता है, इसलिए ज्यादा बेहतर है कि 7x लिखा जाए इंस्टीड ऑफ राइटिंग x7, ठीक है। नेक्स्ट इज a टाइम्स b, a टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, b इसका मतलब हो गया ए बी। 3 टाइम्स x एडेड टू y, 3 टाइम्स x, ठीक है, 3 टाइम्स x एडेड टू y मतलब 3 टाइम x था ना, मैंने a क्यों कर दिया होगा यहां पर, वही x और मल्टीप्लाई के साइन में कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने उसको वैसे कर दिया था, खैर कोई बात नहीं। तो यहां पे क्या लेगा, 3 टाइम्स x एडेड टू द y, दैट मीन 3x+y, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज 4 टाइम्स द सम ऑफ x एंड y, सम ऑफ x एंड y, इसका कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। अगर मैं इसमें लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, 4x+4y, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी लग गई इसमें है। आपका आंसर तो खैर यही खत्म हो जाता है, बट ये मैंने डिस्ट्रीब्यूटिविटी लगा के दिखा दिया आपको। लास्ट, 3 टाइम्स x सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द y, 3 टाइम्स x, ठीक है, ये हो गया आपका, दैट इज व्हाट, 3x। तो 3 टाइम्स x सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम y, घटाना किसमें है, y में से 3 टाइम्स x घटाना है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से पढ़ के समझना पड़ेगा। आई होप कि ये भी आपके समझ में आया है और खूब बढ़िया तरीके से चीजें आप समझ रहे हैं। चलिए आगे, आज ही खत्म कर देंगे भाई, एलजेब्रा 6th में फिर दोबारा नहीं पलटेंगे, यहीं पे नोट्स बना लो, सारे के सारे काम आपके आ जाएंगे। अब क्या आ गया भैया, अच्छा डिवीजन तो करा ही नहीं था, डिवीजन ऑफ लिटरल्स, डिवीजन ऑफ लिटरल्स इन अलजेब्रा डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव एसोसिएटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, सॉरी माइनस में और डिवीजन में ये होल्ड नहीं करती है, मल्टीप्लिकेशन और प्लस में करती है, ठीक। तो डिवीजन में होल्ड नहीं करेगी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल बता दिया। तो आप कहेंगे सर वहां बता दिया था तो एक बार और बता दीजिए, परेशानी क्यों हो रही, मैं कहूंगा लो भैया दिक्कत मत करो। मैंने क्या करा, 20 लिया, 20 में 5 का डिवाइड कर दिया, ऐसी तो लिख सकते हो। हम्म, ये आपका डिवाइजर है, राइट साइड में जो लिखा होता है बच्चों वो क्या होता है, डिवाइजर, और जो लेफ्ट में लिखा होता है वो क्या होता है, डिविडेंड, ठीक है। 5 से डिवाइड करना है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 4 24 आ गया। लेकिन इसका उल्टा कर दूं, अगर मैं 5/20 कर दूं, मतलब ऑर्डर चेंज कर दूं अपने नंबर्स का, तब भी क्या आंसर 4 आएगा, कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि इसका आंसर क्या होता है, 1/4 होता है।
एंड 1/4 इज नॉट इक्वल टू 4। तो यहाँ पे ये आपका जो है कम्यूटेटिव होना, एसोसिएटिव होना, डिस्ट्रीब्यूटिव होना काम नहीं करता है, याद रखिएगा यहाँ पे, और माइनस में ये काम नहीं करता है। आई होप कि ये चीजें आपके समझ में आई हैं। प्रॉब्लम देखें क्या? हाँ, क्या कहता है? फिर वही चीज है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस बाय यूजिंग द नंबर लिटरल्स एंड द साइंस ऑफ द बेसिक ऑपरेशंस। बहुत ही बढ़िया। अब डिवीजन वाली बात है तो आपको पता होना चाहिए भैया, रिमाइंडर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, कोशेंट क्या होता है, ये समझना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख के एक बार आपकी मेमोरी को रिफ्रेश कर देता हूं। मैंने लिखा 5, मैंने लिखा 20, और मैंने इसको डिवाइड कर दिया 4 से, तो 5 4 जा 20, नीचे बचा 0। तो ये तो हो गया आपका डिवाइजर। क्या हो गया बच्चों? डिवाइजर। 20 क्या हो गया आपका? डिविडेंट। 4 क्या हो गया आपका? कोशेंट, राइट? और 0 क्या हो गया? रिमाइंडर। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, रिमाइंडर, ER, ठीक है। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं। क्या कहता है? क्वोशिएंट ऑफ z बाई 6 इज मल्टीप्लाइड बाई y। बहुत बढ़िया। क्वोशिएंट ऑफ z बाई 6, z बाई 6, भाई क्वोशिएंट है, ऊपर ही लिखा जाएगा, ठीक है, हमेशा क्वोशिएंट ऊपर लिखा जाता है। क्वोशिएंट ऑफ z बाई 6 आपने लिख लिया बहुत अच्छी तरीके से, मल्टीप्लाइड बाई, किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों? y से। और आपको पता है कि ये आपको कंफ्यूज कर सकता है मल्टीप्लाई का साइन x में, तो सिंपली आप इसको क्या लिख सकते हो? ZY बाई 6, या आप इसको लिख सकते हो YZ बाई 6। क्योंकि देखिए ऊपर वाला पार्ट तो मल्टीप्लीकेशन है ना, और मल्टीप्लीकेशन आपको पता है कि कम्यूट करते हैं, तो चाहे इसको ZY लिखो चाहे YZ लिखो, बात एक ही है, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा देखो, क्वोशिएंट ऑफ XY बाय x बाई y एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। x एंड y का प्रोडक्ट क्या हो गया? x मल्टीप्लाइड बाई y। तो आप समझो क्या लिखा है? क्वोशिएंट ऑफ x बाई y विच इज दिस वन, एडेड टू द दिस प्रोडक्ट x एंड y। तो क्या हो गया? इसके बीच में प्लस का साइन लगा दो, और इसको और अच्छी तरीके से लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो x ओवर y प्लस एक्स वाई, यही तो लिखोगे, ठीक है। अब हम आते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ, विच इज दिस वन। क्या कहती है? 3 टेकन अवे फ्रॉम द क्वोशिएंट ऑफ x बाई 2y, x बाई 2y। तो x बाई 2y कितना होता है बच्चों? x ओवर 2y। क्या है, क्या रहा? 3 टेकन अवे फ्रॉम, मतलब इसमें से 3 टेकन अवे का मतलब माइनस कर देना है, दैट इज -3। लो, आया समझ में? देन लास्ट वाला, 8 टाइम्स अ नंबर p, नंबर p का 8 टाइम्स, लो 8p, ठीक है, इज x लेस देन द नंबर y। मतलब नंबर y से x लेस है, ये आपने बताना है। अब आप कहेंगे ये तो दो एक्सप्रेशन बन गए सर, मैं कहूंगा हाँ बन तो गए, अब इस एक्सप्रेशन है तो इसको इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा, ऐसे। तो वही चीज आ गई, 8 टाइम्स अ नंबर p, ये आ गया 8 टाइम्स अ नंबर p इज x लेस देन द नंबर y, ठीक है। जो 8 टाइम्स है p का, वो y से x लेस है, तो इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा। ऊपर वाले जितने थे ये एक्सप्रेशन थे, और नीचे वाली आपकी इक्वेशन बन चुकी है। समझ में आया? तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये तो पूरी की पूरी थ्योरी जो कि बुक में आपको दे रखी है, सॉल्व एग्जांपल्स है, एवरीथिंग मैंने आपके लिए कर दिया है। जल्दी से बच्चों, बहुत समय नहीं लूंगा, सिर्फ 10-15 मिनट के अंदर एक्सरसाइज की प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको फ्री करूंगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो क्या कहता है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस बाय यूजिंग द नंबर लिटरल्स एंड द साइंस ऑफ द बेसिक ऑपरेशंस। द डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज ट्वाइस इट्स रेडियस। अच्छा, पहले समझ लो डायमीटर ऑफ सर्किल क्या होता है। तो इसके लिए सर्किल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने पहले से एक सर्किल बनाने की कोशिश करी थी, बट कलर उतना बढ़िया आया नहीं, तो ये सर्किल में इसी के ऊपर, मान लो ये सर्किल है। आपको पता है कि सर्किल के कहीं से भी सेंटर से होते हुए, अगर सेंटर से होते हुए, याद रखिए, चाहे ये कहूं चाहे ये वाला कहूं, कोई भी एक, ये होता है डायामीटर, ठीक है। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको हटा देता हूं। सो दिस वैल्यू इज द डायामीटर। तो ये क्या कहता है? द डायामीटर ऑफ अ सर्किल इज ट्वाइस इट्स रेडियस, रेडियस मतलब
डायामीटर को अगर मैं डी से बताता हूं तो डायामीटर कहता है इज इक्वल टू द टू ऑफ द रेडियस। तो आप कहेंगे रेडियस क्या होती है, तो मैं कहूंगा भैया ये जो सेंटर होता है, सेंटर से आधा वाला पार्ट, इसको आर बोलते हैं, और आर को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो डी बन जाता है। ये बेसिकली मेंसुरेशंस के फॉर्मूले हैं आपके। तो ये पहला वाला जो आपका आंसर आ गया, डी इक्वल्स टू 2r आ गया, और आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वेयर डी इज द डायामीटर, लो यहां लगा देते हैं, और r इज द रेडियस, बट 2 कांस्टेंट है, तो ये एक इक्वेशन बन गई आपकी। तो बच्चों चलो चलते हैं अपनी अगली प्रॉब्लम की तरफ और देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या कहती है। ठीक है, इससे पहले वाला जो रेडियस वाला था वो मैंने हटा दिया है, इसको डिलीट कर दिया है। ठीक है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड इट्स ब्रेड्थ। अच्छा, इसके लिए ये पहले आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप जो है रेक्टेंगल बनाते हैं। हालांकि आप ये सब जूनियर क्लासेस में सीख के आए हैं, लेकिन फिर भी चलिए एक रेक्टेंगल मैं आपके लिए बना देता हूं। आप जानते हैं कि रेक्टेंगल जो आपका होता है, इसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं आमने सामने की, राइट, जो एक दूसरे को फेस करती हुई लाइन है वो बराबर होती है। ठीक है, और जो बड़ी वाली लाइन होती है बच्चों, वो हमेशा लेंथ कहलाती है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये इसकी लेंथ है। ठीक है, दिस इज द लेंथ, तो मैं इसको एल बोल देता हूं, इस तरीके से एल लिख दिया। और ये वाली जो लाइन होती है, जो आपका छोटा वाला आपका होता है, इसको विड्थ कहा जाता है या ब्रेड्थ कहा जाता है, तो मैं इसको डब्ल्यू या बी कुछ चाहे वो लिख दूं आपका। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो इसके लिए आपको पता, देखिए कह रहा है एरिया। ठीक है, तो एरिया को अगर मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूं, तो ये कहता है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज द प्रोडक्ट, ठीक है, इज द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड द ब्रेड्थ। तो अगर आपकी लेंथ एल है और ब्रेड्थ बी है, इनका प्रोडक्ट जो है वो एरिया कहलाता है। तो आप बेहतर क्या कर सकते हैं, इसको हटा के बी ही कर ले तो ज्यादा सही रहेगा ना, ये ब्रेड्थ आपकी आ जाएगी। तो इसके लिए ये वाला प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तो जो इसका एरिया निकालना है वो लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगली प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं, क्या कहती है, द सेलिंग प्राइस इक्वल्स द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द प्रॉफिट। अच्छा, ये तो बेसिकली बिजनेस से रिलेटेड चीजें हैं, आप इसको आगे जाके पढ़ते भी हैं, जहां पे आप प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे। तो यहां से मैं आपको जनरली एक बात बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक पेन आपने अपने लिए खरीदा, वो 20 रुपीज का आया। ठीक है, तो इस 20 रुपीज में, ये 20 रुपीज इसका सेलिंग प्राइस था, और इस सेलिंग प्राइस में दोनों चीज आपकी इंक्लूडेड रहती है। कौन सी, एक तो कॉस्ट प्राइस जितने में ये बनता है, और प्लस द प्रॉफिट, जिसने बनाया है उसका प्रॉफिट भी इसमें इंक्लूडेड रहता है। तो अगर मैं यहां से सेलिंग प्राइस को बच्चों बोल दूं एसपी, दिस इज योर सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस में दो चीजें इंक्लूडेड रहेंगी। एक तो रहेगा कॉस्ट प्राइस, जिसको मैं सीपी बोल देता हूं, ठीक है, और दूसरा रहेगा प्रॉफिट, जिसको मैं पी बोल देता हूं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इंक्लूड्स द कॉस्ट प्राइस एज वेल एज द प्रॉफिट, और जो इक्वेशन बन के आएगी वो एसपी इक्वल्स टू सीपी प्लस पी। तो ये सी वाला भी आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं, द टोटल अमाउंट इक्वल्स द सम ऑफ द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट। अच्छा, फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी बैंक से 1 लाख रुपए लोन लिया हुआ है, ठीक है, तो अब जो टोटल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, तो उस पे में क्या होगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट था, प्रिंसिपल जो आपको कैश मिला है बैंक से वो, और प्लस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट अब बैंक आपसे लेगा, क्योंकि भाई बैंक के पास अपनी इनकम तो कुछ होती नहीं, वो ऐसे ही इंटरेस्ट पे ही और इन सब चीजों पे ही काम करता है, तो वो इंटरेस्ट से ही आपका अपना काम चलाता है, तो वो इंटरेस्ट भी लेगा। तो जो टोटल अमाउंट पेड होता है, जो टोटल अमाउंट होता है, जो भी है, उसको मैं सपोज टीए बोल देता हूं। इस टीए में इंक्लूजन होता है दोनों चीज का, प्रिंसिपल अमाउंट जिसको मैं पीए बोल दे रहा हूं, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें इंटरेस्ट भी होता है, आई भी इंक्लूडेड रहता है। तो यहां से टीए इज इक्वल्स टू पीए प्लस आई होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स द सम ऑफ इट्स ब्रेड्थ एंड द लेंथ। ये अलजेब्रा का ही आप देखेंगे फॉर्मूला है बेसिकली। अलजेब्रा तो नहीं कहेंगे, मेंसुरेशन में आप जब पढ़ते हैं इन चीजों को, तो ये उसका फॉर्मूला है। तो पेरीमीटर आपने निकालनी है किसकी, रेक्टेंगल की ही तो निकालनी है। देखिए, ये रेक्टेंगल आपका है, तो मैं एक रेक्टेंगल फिर से आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज इस तरीके से, जैसा मैंने ऊपर आपके लिए ड्रॉ किया हुआ था, लगभग वैसा ही यहाँ पर भी मैं एक और ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये रेक्टेंगल बन गया। और आपको पता है कि जो रेक्टेंगल बनेगा बच्चों, उसमें एक तो ये लेंथ होगी, जो इंटायर लेंथ है ये वाली, जैसा कि मैंने ऊपर बताई गई है आपको, ठीक है, और इसके अलावा ये वाली जो लेंथ होती है, ये इसकी ब्रेड्थ होती है, तो मैं इसको बी लिख सकता हूं।
और ये आमने सामने की दोनों हमेशा इक्वल रहती हैं, तो बी और बी यहाँ पर एल और एल। तो अगर इस पूरे की पेरीमीटर मैंने निकालनी है, पेरीमीटर का मतलब है इसके चारों तरफ अगर मैंने मान लो कोई वायर करना है या बाउंड्री करनी है वायर के थ्रू, तो मेरे को टोटल जो आपका पेरीमीटर चाहिए, जो टोटल एरिया आएगा, एरिया तो नहीं कहेंगे सॉरी, जो टोटल आपकी लेंथ आएगी वो पेरीमीटर के बराबर होगी। ठीक है, तार की, जो आप अगर इसमें तार लगाना चाह रहे हैं। तो बेसिकली जो रेक्टेंगल है इसकी पेरीमीटर का फॉर्मूला ये क्या कह रहा है, देखिए ये कहता है पेरीमीटर ऑफ एनी रेक्टेंगल इज 2 times द सम ऑफ इट्स लेंथ प्लस ब्रेथ। और विच इज क्वाइट ऑब्वियस, ये बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि दो लेंथ है तो लेंथ को 2 times मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, दो ब्रेथ है तो ब्रेथ को भी 2 बार मल्टीप्लाई होना चाहिए और इनका सम कर देना चाहिए। यही तो बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 times द सम ऑफ इट्स लेंथ एंड इट्स ब्रेथ। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट इज आपका है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4 times इट्स साइड। अब अच्छा, इसके लिए स्क्वायर आपको बनाना पड़ेगा। तो स्क्वायर बनाने के लिए आपको पता है स्क्वायर क्या होते हैं, स्क्वायर चारों साइड इसकी बराबर होती है। हालांकि मैं स्केल से नहीं बना रहा हूं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि चारों साइड इसकी बराबर है। ठीक है, और जो एक साइड आपकी होती है, सपोज कोई ये वाली, और ये सब आपस में बराबर रहती है, तो इसको सपोज मैं बोल देता हूं एस। ठीक है, इसको एस बोल देता हूं, तो ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, एस ही हो जाएंगी। अगर इस एस का वैल्यू दे देंगे कुछ आपको सेंटीमीटर वगैरह में, मीटर वगैरह में, तो ये भी फिर उतनी ही आपकी सारी की सारी एक ही हो जाएंगी। तो क्या कहता है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4 times इट्स साइड्स। तो बिल्कुल ठीक है भाई, 4 साइड्स है, तो इसके लिए आंसर आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 times इट्स साइड। तो मल्टीप्लीकेशन का साइन हटा के आप इसको डायरेक्ट 4s भी लिख सकते हैं। तो ये भी एक फॉर्मूला इसके लिए आपका निकल के आता है। तो इतनी आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो लास्ट की जो 3 प्रॉब्लम आपने देखी, इनफैक्ट जो 5 प्रॉब्लम आपने देखी ए के बाद, बी सी डी ई एफ, इन सब में आपका फॉर्मूला छुपा हुआ था। ये फॉर्मूला आपने वैसे भी याद करके रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहती है, द नंबर ऑफ द रूम्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर। अच्छा, मान लीजिए मैं इसको पहले ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। एक बिल्डिंग है और ये जो बिल्डिंग का है नीचे, ये वाला ग्राउंड फ्लोर है, और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो आ जाएगा आपका वो फर्स्ट फ्लोर आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, तो मैं इसको आप चाहे तो आपके लिए लिख भी देता हूं। नीचे वाला है मेरा, ये वाला ग्राउंड फ्लोर है, इसको जीएफ लिख देते हैं। ऊपर वाला मेरा फर्स्ट फ्लोर है, तो मैं इसको एफएफ लिख देता हूं। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ रूम्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे जितने कमरे हैं किसी बिल्डिंग के, इज 12 times देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ द रूम्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पे जितने भी रूम होंगे, वो ग्राउंड फ्लोर पे जितने आपके रूम्स हैं इसका डबल अगर आप कर दें, उससे 12 कम होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें 12 है तो 12 का डबल कर दीजिए तो 24 हो जाएगा, और 24 में से 12 कम जो होंगे वो आपके ग्राउंड फ्लोर में होंगे। लेकिन हमको जनरलाइज फॉर्म में बनाना है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि फर्स्ट फ्लोर में है आखिर है कितने। ठीक है, तो पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट फ्लोर में है कितने। तो सॉल्यूशन कैसा आएगा, मैं इसका सॉल्यूशन लिख देता हूं बच्चों यहां पे, और इसमें लिख देता हूं लेट द नंबर ऑफ रूम्स ऑन फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर को मैं शॉर्ट में एफ लिख देता हूं, से एक्स। ठीक है, देन देन डबल द नंबर ऑफ एक्स, डबल द नंबर ऑफ एक्स, कितना हो जाएगा बच्चों, 2x। राइट, तो ग्राउंड फ्लोर में कितने हो जाएंगे आपके, देयरफॉर, ये देयरफॉर का साइन होता है, बाद में आप सीखेंगे इसको लगाना, या शायद पहले सीख भी लिया हो। ठीक है, देन नंबर ऑफ रूम्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर, कितने, जितने फर्स्ट फ्लोर में थे उसके डबल से कितने कम, 12 कम। ये रूम, इतने रूम आपके 2x-12 जो रूम थे, ये आपके ग्राउंड फ्लोर में थे। तो इस तरीके से देखिए आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है। इसके बाद अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। वन एप्पल वेज 75 ग्राम्स एंड वन ऑरेंज वेज 40 ग्राम्स, डिटरमाइन द वेट ऑफ एक्स एप्पल्स एंड द वाई ऑरेंजेस। तो ये भी आसान है बच्चों, बहुत आसान है। इसका सॉल्यूशन लिख दीजिए। ठीक है, और सॉल्यूशन करने के बाद यहां पे लिख दीजिए वेट ऑफ वन एप्पल,
वेट ऑफ वन एप्पल, लिख दिया। वेट ऑफ वन एप्पल इक्वल्स टू 75 ग्राम। ऐसे लिख दीजिए, वेट ऑफ वन ऑरेंज। ये भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों, और ये कितना दे रखा है, देखिए ये दे रखा है 40 ग्राम। आपसे पूछ रहा है कि एक्स एप्पल का वेट कितना होगा, तो वेट देयरफॉर का साइन जरूर लगा लें। वेट ऑफ एक्स एप्पल्स, तो भैया जब एक का 75 ग्राम है, तो जो एक्स एप्पल होंगे तो मल्टीप्लाइड बाई एक्स होगा, दैट मीन 75 एक्स ग्राम। ये 75 जो आपके सॉरी जो एक्स एप्पल है, ये उनका वेट 75 ग्राम के हिसाब से इतना आ जाएगा, 75 इंटू जी। ऐसे ही वन ऑरेंज का वेट 40 ग्राम है, तो देयर फोर वेट ऑफ वाई ऑरेंजेस, ठीक है, एस लग जाएगा, ऑरेंजेस एप्पल्स में एस लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाई वाई, तो आप इसको क्या लिख देंगे 40 वाई ग्राम। तो ये तो इनका इंडिविजुअल वेट हो गया। और अगर आप एप्पल और ऑरेंजेस का टोटल वेट कर देंगे, हालांकि ये क्वेश्चन में आपको नहीं पूछा है, तो टोटल वेट जो एप्पल और ऑरेंजेस का आ जाएगा वो आ जाएगा 75 टाइम्स एक्स प्लस 40 टाइम्स वाई ग्राम। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद आगे चलते हैं। ओके, क्या कह रहा है, पावर ऑफ लिटरल्स। अच्छा, ये मैंने पहले नहीं बताया, लेकिन एक्सपोनेंट्स में आप इसको पढ़ के आ चुके होंगे या शायद आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं इसको समझ लीजिए। जैसे पावर ऑफ लिटरल्स की अगर मैं बात आपसे करता हूं, तो इसका मतलब सिंपल क्या है, देखिए अगर मान लीजिए मेरे पास बच्चों 2 है, और 2 को मैंने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 आएगी। तो अब आप यहां से देखिए, मैं व्हाइट कलर से आपके लिए लिख देता हूं, कितने टाइम्स में है 1, 1 2 3 4, 4 बार आ गया ना। तो अब क्या करते हैं, 2 को लिखते हैं कॉमन बच्चों, और टोटल जो नंबर लास्ट में आया है 4, इसको डालते हैं पावर में 4, तो 2 टू द पावर 4 इक्वल्स टू होता है 16। तो आप यहां से लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स 4, और दिस इक्वल्स टू 16। तो ये मैंने पहले ही आपको बताया बच्चों, जो ऊपर लगा हुआ होता है इसको कहा जाता है एक्सपोनेंट, ठीक है, जो पावर में होता है। और जो नीचे नंबर लिखा जाता है ये होता है बेस। और एक्सपोनेंट्स के रूल क्या कहते हैं कि अगर बेस सेम है तो उनके ऊपर जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। और ये भी आपको मालूम है, जब कोई भी नंबर नहीं लिखा है ऊपर, तो नेचुरली उसका मतलब होता है कि ये 1 लिखा हुआ है। अगर किसी नंबर के ऊपर कोई पावर नहीं लगी हुई है, उसका मतलब 1 होता है, मतलब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना, तो 2 1 जा 2, ठीक है। लेकिन अब देखिए बेस कितने, 1 2 3 4, तो बेस तो 2 ही है, रहिए 2 रख लिया। अब इनको ऐड कर दीजिए, 1 2 3 4, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस इक्वल्स टू 4। इस तरीके से आपका ये आ सकता है। तो ये एक्सपोनेंट है। और जनरलाइज अगर मैं इसको करना चाहूं बच्चों, तो सपोज मैंने इसको लिख दिया a टू द पावर ऑफ x, ठीक है। तो यहां पे जो बच्चों x हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा एक्सपोनेंट। इसको शायद इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अभी आने वाले क्वेश्चन में शायद ये आए। और जो नीचे a लिखा है बच्चों, ये हो जाएगा आपका बेस। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, क्या कहता है। ओके, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। तो ये क्यूबॉइड मैंने पहले से ही बना के रख रखा है, मैंने पहले भी आपको बनाना सिखा दिया है इसको। तो ये क्यूबॉइड यहाँ पे बना हुआ है। ये कहता है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज गिवन बाय द ऑफ इट्स प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ, ब्रेड्थ एंड द हाइट। तो ये इसकी हाइट है जिसको h कह दिया, ये इसकी लेंथ है जिसको l कह दिया, ये इसकी विड्थ है या ब्रेड्थ है, ये इसको w कह दिया। तो मैं, आप अगर कंफ्यूजन ना हो, तो मैं यहाँ से w हटाकर w की जगह मैं वापस से ब्रेड्थ यहाँ पे लिख सकता हूँ। सपोज ये है, तो वॉल्यूम तो ऐसे ही दिया जाता है। अगर आपने इसका वॉल्यूम निकालना है तो आप इसको लिख सकते हैं, वॉल्यूम इक्वल्स टू हाइट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय बी, और जो भी इसकी यूनिट दी होगी वो यूनिट भी लिख देंगे, चाहे सेंटीमीटर हो चाहे मीटर हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ। इसकी जो लेंथ है क्यूबॉइड की, ये वाली लेंथ जो है, ये इसकी ब्रेथ की 3 टाइम्स है, लेकिन अभी मुझे नहीं पता ब्रेथ कितनी है। एंड द हाइट इज 1/2 ऑफ द लेंथ, और जो हाइट है वो इस लेंथ की 1/2 है। मतलब इसने क्या किया,
ब्रेड्थ की रिलेटिव लेंथ की वैल्यू दे दी और हाइट की जो वैल्यू है वो आपके लेंथ के रिलेटिव दे दी। तो इन तीनों में से कोई एक पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एंड द हाइट इज वन हाफ ऑफ द लेंथ, फाइंड इट्स वॉल्यूम इफ इट्स ब्रेड्थ इज 20 सेंटीमीटर। मतलब ये जो आपका ब्रेड्थ है ये 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो कैपिटल बी इसने यहाँ पे लिखा हुआ है, बट जनरली स्मॉल लेटर्स यूज होते हैं, तो मैं इसको स्मॉल बी ही कर देता हूं। चलो, तो अब यहां से पता चला है, मैं इसको लिख देता हूं एटीपी, दैट मीन अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। और यहां से आप लिख सकते हैं ब्रेड्थ, BREADTH, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कितनी दे रखी है इसने, ये दे रखी है 20 सेंटीमीटर, राइट। अब देखिए इसके रिलेटिव ये क्या कहता है, लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ। तो नेचुरली आपकी जो लेंथ हो जाएगी वो ब्रेड्थ की 3 टाइम्स हो जाएगी, जो कि क्वेश्चन में ही दे रखा, अगेन इट इज इन एटीपी। तो 3 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ जो कि बी है, तो आप इसको लिख देंगे 3B सेंटीमीटर। एक्स से कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं ये वाला साइन जो मल्टीप्लाई का है इसको यहां से अवॉइड कर दे रहा हूं, हटा दे रहा हूं, मतलब छुपा दे रहा हूं उसको। ये अंडरस्टूड होता है कि एक वेरिएबल और एक डिजिट के बीच में अगर कुछ भी नहीं दे रखा है साइन, राइट, तो वो मल्टीप्लाई होता है। याद रखिएगा, छोटी छोटी बातें जो मैं बता रहा हूं ये बहुत काम आने वाली है। फाइनली ये लास्ट में क्या बोलता है आपसे, ये कहता है एंड द हाइट इज वन हाफ ऑफ द लेंथ। जो हाइट है वो लेंथ की वन हाफ है, तो हाइट भी पता चल जाएगी यहां से, HEIGHT, हाइट ऑफ क्यूबॉइड। ये वन हाफ है किसकी, लेंथ की। लेंथ कितनी है, 3B। तो इसको फिर से मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ 3B, और सिंपली 3/2B ये लिख सकता हूं। फाइंड द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, ये ऊपर मैंने आपको यहां पर बता रखा है वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाइट कितनी है बच्चों, देख लीजिए, ये है 3/2B। इसके बाद आ जाएगी लेंथ, मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेंथ कितनी है बच्चों, लेंथ है 3B, तो इसको 3B कर देते हैं। इसके बाद विड्थ आपकी कितनी है या ब्रेड्थ कितनी है, वो है आपकी B, ऐसे लिख देते हैं। तो अब इसको टोटल सॉल्व कर लीजिए आप, देखिए यहां से 3 और 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, राइट, तो ये हो जाएगा 3 3 9, 9/2। अब आपके पास क्या बचा बच्चों, B तो 3 बार B बचा, एक्सपोनेंट का रूल यहां पे लग जाएगा पावर का, ठीक है। तो आपको मालूम है, अभी मैंने आपको बताया पावर ऑफ लिटरल्स। तो जब कुछ भी नहीं दिया है B के ऊपर, इसका मतलब 1 है, और कितने बार B है, 1 2 3, तो ये भी कितना होगा, 1 2 3, 3 बार होगा। तो इसको हम कर देते हैं B⁻³ तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि वॉल्यूम जो आपके क्यूबॉइड का है वो आया है A/2B³। लेकिन ध्यान रखेंगे कि इसकी यूनिट भी लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो आप कहेंगे सर ये सेंटीमीटर क्यूब कहां से आ गया, तो मैं कहूंगा भैया वॉल्यूम की यूनिट हमेशा सीसी ही होती है, सेंटीमीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि देखिए 1 सेंटीमीटर किसका आएगा, यहां से लिख देते हैं, जैसे ये वाला था ना सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर आपका इसका आ गया, तो 1 सेंटीमीटर ये है आपका ब्रेड्थ का, एक आपकी लेंथ का, एक आपके जो है इसका, सॉरी, हाइट का। तो अब बात तो फिर वही हो गई ना, देखिए सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर। तो ऊपर पावर सबको पता है 1 होती है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देंगे, ऊपर 3 आ जाएगा तो सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से ये चीजें भी आपको आनी चाहिए कि आंसर जो आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, जो मैंने यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। तो भैया बहुत बढ़िया, ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया है। ये मेरी लास्ट प्रॉब्लम है, क्या कहता है, इफ देयर आर x रोज ऑफ चेयर्स एंड ईच रो कंटेन्स x स्क्वायर चेयर्स, डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ चेयर्स। आसान सा प्रश्न है, ये भी आपका x पावर के पावर ऑफ लिटरल्स पे ही बेस्ड है, इसको ऐसे लिख देते हैं। एटीपी अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो जो दिया है उसको लिखिए। सबसे पहले क्या दे रखा है, रोज ऑफ चेयर्स, कितनी रो है चेयर्स की, x रोज है, ठीक हो गया। तो यहां पे देखिए, इफ देयर आर एक्स रोज, तो कितनी रोज है, एक्स रोज है, ठीक है। एंड ईच रो कंटेन्स एक्स स्क्वायर, तो यहां से मैं लिख सकता हूं 1 रो हैज चेयर्स, कितनी है, एक्स स्क्वायर। अब आप देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड पे भी चेयर है, राइट हैंड साइड पे भी चेयर है, ठीक है। तो इसका मतलब चेयर का मल्टीप्लीकेशन आपने करना है यहां पे। तो टोटल चेयर्स, ठीक है,
निकालनी है यहां पे। तो टोटल चेयर्स कितनी आ जाएंगी, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय चेयर्स इन वन रो, ये फॉर्मूला बनेगा। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, एक्स मल्टीप्लाई बाय, एक रो में कितनी है, एक्स टू द पावर ऑफ 2, एक्सपोनेंट्स का नियम लग जाएगा, एक्स बेस है, यहां पे 1 मानेंगे, 2 + 1 3, एक्स क्यूब। तो टोटल चेयर्स जितनी है बच्चों वो है एक्स क्यूब चेयर्स। तो इस हिसाब से ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। बहुत अच्छे से आपने एक एक प्रॉब्लम सीख ली है बच्चों। इसको रिवाइज जरूर करिए, और आपके पास डिफरेंट अगर रेफरेंस बुक, टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी है, या आप आईएससी आईसीएससी से पढ़ रहे हैं तो अग्रवाल साहब की किताब है, जो भी बुक्स आपके पास हैं उन सब से इन्हीं कंसेप्ट को यूज करते हुए सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए। जितनी चाहे उतनी प्रैक्टिस करें। एनसीईआरटी वालों बच्चों के लिए खास तौर से मैं ये कहना चाहूंगा कि वो सिर्फ एनसीईआरटी पे, सीबीएसई पे, एनसीईआरटी पे बिल्कुल डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि एनसीईआरटी उतनी अच्छी किताब नहीं होती है। वो सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए बनाई गई है, इन डेप्थ नॉलेज के लिए नहीं बनाई गई है। ठीक है। तो अगर आपने इन डेप्थ नॉलेज लेनी है, वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उनके नंबर्स बढ़ाने हैं, तो आपको टेक्स्ट बुक की तरफ या रेफरेंस बुक की तरफ जाना ही पड़ेगा। तो जो भी आप यूज करें, आरडी शर्मा यूज कर रहे हैं, एमएल अग्रवाल यूज कर रहे हैं, अमित अग्रवाल यूज कर रहे हैं, एंड गुप्ता की किताब यूज कर रहे हैं, वट बहुत सारे राइटर्स हैं, एक से एक जबरदस्त ऑथर हैं, किसी की भी किताब आप यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, है। और अगर हमारे चैनल पे टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस पे पहली बार आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फोन से अगर देख रहे हैं ये लेक्चर तो वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिए। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, क्योंकि मैं इसमें मैथ्स के अलावा केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स बनाता हूं, और इन फ्यूचर मेरी प्लानिंग है कि एटलीस्ट मैं 12th तक इसमें सब कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स अपलोड करूं। ठीक है। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें और खूब इसको शेयर करें और खूब पढ़ाई करें। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको मिलता हूं अपने अगले लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बाय बाय, टेक केयर।